एमएसएमई और बिजनेस क्लास के लिए क्या क्या लाभ हैं, उस पर यह वेबिनार आयोजित किया गया है। आपका पुनः स्वागत करते हुए साथियों, आज के प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, आइए उस पर एक दृष्टिपात करते हैं। पहले ये प्रेजेंटेशन दो भागों में विभाजित है, ऐसा कहूँ तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। कुछ सामान्य व्यापारियों के लिए जो अलग अलग लोन की योजनाएं हैं, ऋण की योजनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा लोन और छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, और फिर अगर समय हुआ तो हम माइनॉरिटी में भी लोन देने का प्रावधान है बिजनेस क्लास के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की योजना है और छत्तीसगढ़ में इसका लाभ लिया जा सकता है। साथियों, इसके दूसरे भाग में हम जो मुख्य रूप से आज चर्चा करने वाले हैं वो है एमएसएमई। एमएसएमई का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, भारतीय अर्थतंत्र में एमएसएमई का क्या महत्व है, क्या उसकी भूमिका है, और इस सेक्टर के उद्यमियों को किस तरीके के लाभ मिल रहे हैं, लाभों की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन पर जो है हम सविस्तार चर्चा करेंगे। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस तरीके के प्रावधान हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ की ऑफरिंग्स क्या क्या हैं सिडबी बैंक की, उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट किस तरीके के इंसेंटिव्स या सब्सिडीज या अन्य लाभ फिस्कल और नॉन फिस्कल हमारे एंटरप्राइजेस को दे रहा है, उसकी पूरी सविस्तार चर्चा करेंगे। और कोविड रिलीफ में किस तरीके के लाभ एमएसएमई एंटिटीज को मिल रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं बिजनेस लोन से। और पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, और इस अच्छी स्कीम इन द सेंस कि बहुत सफल तरीके से ये इस योजना काफी वर्षों से चल रही है और बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु इससे लाभान्वित होते हैं, या ऐसे युवा साथी जो बेरोजगार हैं और कुछ करना चाहते हैं, स्व आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। ये देखिए, इसके में जो अट्रैक्शंस हैं इस स्कीम के, उसमें ह्यूज बजट एलोकेशन। आप पूरे साल कभी भी इस योजना के अंदर अप्लाई करेंगे तो कहीं बैंक या एमएसएमई डिपार्टमेंट या डीआईसी ये नहीं कहेगा कि इस वर्ष तो बजट खत्म हो गया, अगले साल आइए। ऐसा नहीं होता है, इसका बहुत बड़ा बजट है, और इससे देश का व्यापारी वर्ग या युवा वर्ग जो है लाभान्वित होता रहता है। सब्सिडी, बहुत अट्रैक्टिव रेट ऑफ सब्सिडी है, जिसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। प्रोसीजर लोन लेने का बहुत इजी है, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, क्या प्रोसीजर है उस पर चर्चा करेंगे। और इन ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया, ये पूरे देश में ये प्रभावी है योजना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये योजना प्रभावी है। कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, अमुक शर्तों का पालन करता है, वो इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये योजना एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार जो है वो उसका सृजन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और लोन दो प्रकार के हैं, एक तो टर्म लोन इस योजना के तहत मिलता है, और दूसरा कैश क्रेडिट फैसिलिटीज के रूप में भी लोन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सब्सिडीज, जैसा मैंने अभी कहा था, बहुत अट्रैक्टिव रेट है। सब्सिडी का अर्थ ये हुआ कि अनुदान। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए यदि शहरी क्षेत्र का एप्लीकेंट है तो 15%, और यदि ग्रामीण क्षेत्र से है तो 25%, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और स्पेशल कैटेगरीज उसके अंदर ये क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए 35% एवं 25% है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर्वाधिक, स्पेशल कैटेगरी में 35% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अगर इसको मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं कि यदि एक एप्लीकेंट ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और वो स्पेशल कैटेगरी में ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उसे 3.5 लाख रुपए तो अनुदान में मिल रहा है, और उसे सिर्फ 6.5 लाख रुपए लोन के रूप में जो है प्राप्त होंगे। 10 लाख के एवज में सिर्फ 6.5 लाख उसे जो है रिफंड करना है, रिएम्बर्स करना है या रीपे करना है अलोंग विद इंटरेस्ट।
मार्जिन मनी के लिए भी यही है, 95% स्पेशल कैटेगरी के लिए जो है वो सैंक्शन हो सकती है अमाउंट, सिर्फ मार्जिन मनी 5% है, और जनरल कैटेगरी के लिए ये 10% है, यानी 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक जो है वो लोन स्वीकृत हो सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलती है? 25 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए है या प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए है। ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है तो भी इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। वो एक अलग बात है कि किसमें ज्यादा लाभ मिलेगा और कौन सी योजना में जाना चाहिए, एक वो दूसरा विषय है। लेकिन यहाँ एक जनरल जो लिमिट है वो 25 लाख की है, लेकिन इसमें यदि चाहें तो अधिक भी लोन मिल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और सर्विस यूनिट्स के लिए या व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है न्यू एंटिटीज या न्यू बिजनेस के लिए, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये योजना नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारतीय नागरिक है, अप्लाई कर सकता है लोन के लिए। एज ग्रुप की कोई सीमा नहीं है, ऊपर की सीमा जो है, नीचे की सीमा 18 वर्ष है, लेकिन ऊपर की सीमा जो है इसमें दर्शाई गई नहीं है इस योजना में। शिक्षा भी बहुत आवश्यक नहीं है। यदि आप प्रोडक्शन यूनिट के लिए 10 लाख रुपए का और बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो आपको आपकी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड वो 8वीं कक्षा तक है, उससे अधिक नहीं। और साथियों, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही लोन नहीं मिलता है, कुछ ट्रस्ट, सोसाइटीज या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को भी लोन देने का इस योजना के तहत प्रावधान है, प्रोवाइडेड कि वो उत्पादन एक्टिविटीज कर रहे हों या संलग्न हों उसमें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सब भी जो है इसमें लोन अप्लाई करने के लिए पात्रता रखते हैं, प्रोवाइडेड कि वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई है, KVIC, आपने भी ये नाम सुना होगा। इसके हर राज्य में और हर जिला मुख्यालय में इनके कार्यालय हैं, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड के नाम से। वहां संपर्क किया जा सकता है इस योजना में लोन लेने के लिए। और इसके अलावा जो बेस्ट नोडल एजेंसी है, सभी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वो बेस्ट नोडल एजेंसी है। वहां से पूरी जानकारी किसी भी योजना की प्राप्त की जा सकती है, अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। साथियों, इसमें सभी इस देश में जितने भी सरकारी बैंक हैं, शेड्यूल बैंक हैं, वो सब लोन देते हैं इस योजना के तहत। अप्रूव्ड कोऑपरेटिव बैंक्स भी लोन देती है, प्राइवेट शेड्यूल बैंक्स भी, जिस तरीके से HDFC या इस तरह की और बैंक्स हैं, वो भी लोन इसमें लेंडिंग करती हैं। और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन देने का काम जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को करते हैं। इसके टर्म्स कंडीशंस पर यदि दृष्टिपात करें तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगता है। बहुत साथियों का ये प्रश्न होता है कि साहब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। कुछ जो प्राइवेट शेड्यूल बैंक्स हैं उनका कुछ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, सरकारी बैंकों का कुछ कंपेरेटिवली 1-आधा% कम होता है, लेकिन 10% से लेके 12% तक नॉर्मल कोर्स में ये जो है ऋण उपलब्ध है, अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा या बैंकों के द्वारा। इसमें इंटरेस्ट रेट जैसा मैंने अभी कहा 10 से 12% हो सकता है। रीपेमेंट किस तरीके से करना है उसको नेगोशिएट करने का प्रावधान है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी मांगी जाती है, क्योंकि वैसे तो RBI के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार 10 लाख रुपए तक के लोन पर किसी भी बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये ऐसा नहीं है। यदि 3-4 लाख से ऊपर का लोन है तो कोई भी बैंक आज लोन देने के लिए तैयार नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये जो है थोड़ी सी दुविधा यहाँ अवश्य है, क्योंकि छोटे व्यापारियों के साथ तकलीफ रहती है, वो अक्सर चाहते हैं कि कोलेटरल फ्री लोन मिल जाए, लेकिन 3-4 लाख रुपए तक तो मैनेज हो जाता है, उससे ऊपर जो है फिर तकलीफ पड़ती है। बैंक जो है वो इंसिस्ट करती है कि हमें जो है कोलेटरल सिक्योरिटी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। EDP ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। इसके अंदर जैसा कि अभी मैंने कहा था कि स्पेशल कैटेगरी के लिए जो इंसेंटिव है वो 35% है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 25% है। स्पेशल कैटेगरी में इस योजना में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, बॉर्डर पर बसने वाले लोग
और भी बहुत सारे जो है डिसेबल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब स्पेशल कैटेगरी में है। तो कहीं हम ऐसा भी सोचते हैं कि चलिए घर के कोई महिला सदस्य के नाम से लोन ले लेते हैं और बिजनेस शुरू करेंगे या एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही उसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके का कोई भी प्रयास ये इस योजना के तहत वो सफल नहीं होगा, क्योंकि जो एप्लीकेंट है उसे ईडीपी ट्रेनिंग, ये एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। ये अलग अलग केस में 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसको पास करना या सही तरीके से पूरी ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। क्योंकि यदि आपका लोन सैंक्शन भी हो गया है तो वो रिलीज बैंक जब ही करेगा जब आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे कि आपने ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली ले ली है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है या इंडस्ट्री डालना चाहता है वही व्यक्ति इस योजना के तहत लोन एप्लीकेशन करे। साथियों, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का प्रावधान है। ये इसका पोर्टल है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, www.kviconline.gov.in। ये पोर्टल है। ये केवीआईसी का अर्थ खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, उसी की ये पोर्टल है। और इसकी एप्लीकेशन के 3 पार्ट हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन की जा सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो कोई आपके कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से एप्लीकेशन करेंगे तो सहूलियत रहेगी, लेकिन पहले बैंक से आपको निश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि आप किस बैंक के माध्यम से पैसा लेंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन में आपको डालना पड़ेगा। तो ये जरूरी है। छोटे व्यापारियों को अवश्य तकलीफ होती है। यहाँ पर इस योजना का कंक्लूड करें तो एक तो ये है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉर्मल है और कोलैटरल सिक्योरिटी मांगी जाती है। और इसमें जो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें सब्सिडी काफी अच्छी अट्रैक्टिव मिल रही है। साथियों, ये एक योजना है। इसके अलावा दूसरी योजना मुद्रा लोन है। ये बहुत प्रचलन में है ये योजना, और सामान्य व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। इसके तहत आसानी से ऋण भी मिल सकता है। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो विद इन 59 मिनट्स उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कभी भी, क्योंकि पूरे देश में जितनी भी बैंक्स हैं वो लगभग सभी इस योजना के तहत लेंडिंग का काम करती हैं। तो सरकार ये क्लेम करती है कि एनी टाइम एनीवेयर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और हैसल फ्री बोरोइंग एक्सपीरियंस आपको होगा। बिना दिक्कत के, कठिनाई मुक्त आप जो है अनुभव करेंगे जब आप ये लोन लेने के लिए एप्लीकेशन करेंगे। अगर ये इस योजना को पूरा पढ़ना है तो psbloanin59minutes.com पर जाकर इस योजना का पूरा विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें माइक्रो लोन्स देने का प्रावधान है, क्योंकि 10 लाख रुपए से ऊपर इस योजना के तहत लोन नहीं दिया जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए लोन मिलेगा। पीएमईजीपी, अभी हमने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात की थी, उसमें सिर्फ बिजनेस के लिए ही लोन मिलता है। लेकिन यहां पर विविध कारणों से आप लोन ले सकते हैं, जिसमें यदि आपको मकान लेना है तो उसके लिए भी मुद्रा लोन में अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार के लिए तो आप कर ही सकते हैं। कोई व्यक्तिगत कामों से के लिए आपको लोन लेना है, पर्सनल रीजन से या पर्सनल काम से, तो भी मिल सकता है। या फिर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल यूज के लिए व्हीकल लेनी है, तो वो भी मुद्रा लोन के अंदर लोन उपलब्ध है इस योजना के तहत। इसमें एलिजिबिलिटी में देखिए, स्मॉल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट, सर्विस एंड ट्रेडिंग सेक्टर्स लगभग सभी कवर्ड हो जाते हैं। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो 65 वर्ष का है, 18 वर्ष से 65 वर्ष का, वो एलिजिबल है। प्रोप्राइटरी कंसर्न्स या फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एंटिटीज, ये सब मुद्रा लोन में अप्लाई कर सकती हैं। शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसन यानी हस्तकार या शिल्पकार, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सभी एलिजिबल हैं मुद्रा लोन में एप्लीकेशन करने के लिए। यानी इंडिविजुअल्स तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनीज या जो है फर्म्स हैं या ग्रुप्स हैं या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, वो भी मुद्रा लोन में एप्लीकेशन कर सकते हैं लोन लेने के लिए। इसमें 3 प्रोडक्ट हैं मुद्रा लोन के, शिशु, किशोर एंड तरुण। इसमें शिशु के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, जो एकदम छोटे व्यापारी हैं, जिन्हें चाय की एक रेकड़ी लगानी है या फ्रूट का बिजनेस करना है या ठेला लगाना है, इस तरह के भी जितने भी व्यापारी हैं छोटे छोटे, वो शिशु लोन उन्हें बहुत आसानी से मिल सकता है। और 50,000 से ऊपर का लोन, 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो किशोर योजना है। ये मुद्रा लोन के जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको तरुण लोन में जाना पड़ेगा, तरुण योजना में जाना पड़ेगा। इसमें
कुछ माह पूर्व शिशु के अंदर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया। नितिन गडकरी जी ने कुछ माह पूर्व इसकी घोषणा की थी, जिसके अंदर 2% ब्याज केंद्र सरकार बैंक को देगी। यानी 2% ब्याज दर शिशु में अगर किसी ने एप्लीकेशन की है तो वो कम लगेगा। नॉर्मल जो भी इंटरेस्ट रेट नक्की हुआ उससे 2% कम लगेगा, क्योंकि 2% केंद्र सरकार बैंक को आपके अकाउंट में देने वाली है। इसके विशेषताएं देखें, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रभावी योजना है। इसमें कोलेटरल नहीं मांगा जाता। नॉर्मल कोर्स में स्कीम की जो डिजाइनिंग है उसके अंदर या योजना की जो डिटेल्स है उसके अंदर इस तरीके का मेंशन है कि जो है कोलेटरल नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं मांगी जाएगी। लेकिन वस्तुतः ये भी गलत है, हकीकत में मांगी जाती है। अगर वो 3-4 लाख रुपए से ऊपर का है तो कोई भी बैंक आज की तारीख में तैयार नहीं है अपने देश में लोन देने के लिए, तो वो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उसमें आपका सिबिल स्कोर कैसा है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। आपका पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट किस तरीके का है, उसके आधार पर जो है आपका ये जो केस सेटल हो सकता है बैंक के साथ। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। और इसकी विशेषता ये है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को यदि एक्सपांड करना है तो भी लोन है, और आपको नया बिजनेस करना है तो भी आपको लोन मिलता है। महिलाओं के लिए कुछ आधा प्रतिशत के आसपास इंटरेस्ट रेट कम भी लगता है। और इस देश में जितनी भी बैंक्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी ये इस योजना के अंदर लोन देती है। एनबीएफसी और एमएफआई माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी इस योजना के अंदर लोन देने का काम करते हैं। इसकी भी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, www.udaymimitr.in। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी योजना ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करनी है, बट बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन आपको कौन सी बैंक के थ्रू आपको लोन लेना है वो सुनिश्चित करना होगा। नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता है, हमारे पास बहुत फोन आते हैं कि सर हमने बहुत ट्राई किया, हमें समझ में नहीं आ रहा, बैंक वाले तो भगा देते हैं, हमको खड़ा ही नहीं होने देते वहां। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस ही हो गई है देश के अंदर। छोटे व्यापारी को बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उन्हें जो है जो मायूस कर दिया जाता है। लेकिन आज आवश्यकता है उन्हें कहीं हमारा समाज जो है वो उन्हें हेल्प करे। बैंक के मैनेजर से मिले, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो ऐसे छोटे व्यापारियों को हम हेल्प कर सकते हैं। साथियों, ये 2 योजना की हमने बात करी। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके तहत भी ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ शर्तें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि देखें तो छत्तीसगढ़ का जो है डोमिसाइल होना चाहिए, और वो भी उसका जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही होना चाहिए, तो ही वो इस योजना के तहत लोन लेने के लिए एलिजिबल है। शिक्षा 8वीं तक जो है जरूरी है, इससे ऊपर की शिक्षा आवश्यक नहीं इसमें एप्लीकेशन करने के लिए। 18 से 35 वर्ष की, क्योंकि ये योजना युवाओं के लिए है, इसलिए इसमें आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। और ऐसे परिवार का युवा जिस परिवार की कुल आमदनी, वार्षिक आमदनी 3 लाख से अधिक नहीं है, वो इसमें एलिजिबल है लोन करने के लिए। और ऐसे युवा जिन्होंने कहीं से भी अभी लोन नहीं ले रखा है कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है वो यही है कि स्वरोजगार उत्पन्न किए जाए राज्य के अंदर, और जो युवा साथी हैं उन्हें जो है स्टेब्लिश किया जाए बिजनेस के अंदर। साथियों, इसमें प्रोडक्शन एंटिटी के लिए या प्रोडक्शन यूनिट के लिए 25 लाख रुपए तक है। सर्विस या बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है। और जो छोटे लोन है, जो एकदम छोटे व्यापारी हैं, जो कोई किसी तरीके का, जैसे चाय की दुकान लगानी है या सब्जी का ठेला लगाना है या इस तरीके की कोई भी छोटी मोटी बिजनेस करना है, तो उनको 2 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इसमें इस योजना के तहत अभी तक जो हमारे पास सूचना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम शायद इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मर्चेंट एंड इंडस्ट्री सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं। वहां से एप्लीकेशन कलेक्ट भी की जा सकती है, एप्लीकेशन फॉर्म, और भरकर भी वहीं देना है। और ये जब वहां पर आप देंगे डिस्ट्रिक्ट मर्चेंट एंड इंडस्ट्री सेंटर में, तो ये बैंकों को जो है चली जाती है, और फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी होकर आगे उसका प्रोसेसिंग होता है। साथियों, एक योजना माइनॉरिटी की भी है, क्योंकि जैन समाज माइनॉरिटीज में है, और ये
नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स न्यू दिल्ली की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको एजुकेशन लोन देना और बिजनेस लोन देने के लिए काम करती है। ये राज्यों के माध्यम से लोन मिलता है, सीधा एनएमडीएफसी सीधा लोन नहीं देती किसी भी बेनिफिशियरी को। राज्य सरकार जो है वो चैनलाइजिंग एजेंट्स हैं एनएमडीएफसी की, और उनके माध्यम से ये लोन मिलता है। साथियों, इसमें 2 स्कीम्स हैं। एक स्कीम का नाम है क्रेडिट लाइन नंबर 1, आप ये देखिए यहाँ क्रेडिट लाइन नंबर 1 आपको नजर आएगा, और दूसरी योजना है क्रेडिट लाइन नंबर 2। ये दोनों योजनाओं में कुछ कंडीशंस अलग अलग हैं एलिजिबिलिटीज की। क्रेडिट लाइन नंबर 1 में वो एक तो सभी डोमिसाइल्स को ही मिलेगा, जिस राज्य के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य के आप डोमिसाइल होना आवश्यक है, और दूसरा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा ये जो एलिजिबिलिटी है, इसमें 98,000 रुपया वार्षिक आय ऐसे परिवार की, और दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए 1,20,000। ये क्रेडिट लाइन नंबर 1। ऐसे परिवार का सदस्य यदि बेरोजगार है तो यहाँ अप्लाई कर सकता है लोन के लिए, जिसमें 20 लाख रुपए तक अधिकतम लोन 6% ब्याज दर पर देने का प्रावधान है। दूसरी योजना है क्रेडिट लाइन नंबर 2। इसके अंदर जिन परिवार की आय 8 लाख रुपए तक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 30 लाख रुपए तक का लोन मैक्सिमम देने का प्रावधान है, लेकिन यहां पर जो है इंटरेस्ट रेट महिलाओं के लिए 6% है और पुरुषों के लिए 8% है। लेकिन ये पेपर पर बहुत अच्छा लगता है 20 लाख और 30 लाख रुपए सुनना, लेकिन माइनॉरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके तहत अधिकतम लोगों को एंटरटेन करने का प्रावधान है, और अधिक जो लोन का बजट जितना भी बनता है उसको अधिकतम या अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है। तो इसकी जो प्राइमरी जो इसकी सोच है वो ये है कि अधिक लोगों को लोन दिया जाए, इसलिए कम से कम अमाउंट का लोन सैंक्शन किया जाता है, यानी माइक्रो फाइनेंसिंग ही इन योजनाओं में होती है। भले ही 20 लाख और 30 लाख की लिमिट जो है इस योजना में दिखाई गई है, लेकिन प्रैक्टिकली वो मिलती नहीं है। इसमें जैसा मैंने अभी कहा था, चैनलाइजिंग एजेंट्स ही के माध्यम से होता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेट अंत्यवसई कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रायपुर, ये जो है चैनलाइजिंग एजेंट हैं इस योजना के, और उनके माध्यम से आपको लोन एप्लीकेशन करनी है। इसमें टर्म्स कंडीशंस देखें तो जनरल टर्म्स कंडीशंस हैं, राज्यवार अलग अलग हो सकती हैं। राज्यवार इंटरेस्ट रेट में भी फर्क पड़ सकता है काफी कुछ जो है, क्योंकि ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है छत्तीसगढ़ का, अनंत वसई कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एनएमडीएफसी की जो योजना है उस पर राज्य अपने तरीके से या कॉर्पोरेशन अपने तरीके से योजना की टर्म्स कंडीशंस को जो है वो मॉडिफाई करते हैं और उसके अनुसार इस योजना का संचालन करते हैं। नॉर्मल कोर्स में 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड होता है। लोन लेने के बाद 6 महीने के बाद आपको किस्तें भरनी है, लगभग 5 साल के अंदर वो किस्तें पूरी करनी होती हैं। इसमें आधार कार्ड जो है वो बहुत जरूरी है, बाकी तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें जब वो इस कॉर्पोरेशन में अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली पता पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एटसेट्रा काफी कुछ इसमें, इनकम सर्टिफिकेट आदि जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। और ये जो बेसिक चीज है वो ये है कि लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट आर प्रिफर्ड, जो है माइक्रो फाइनेंसिंग ही इसके तहत होती है। लेकिन इस योजना का एक फायदा ये है कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है दूसरे बैंक या दूसरी जो है उनके मुकाबले काफी कम है। साथियों, ये कुछ लोन की योजनाएं थी जिनसे हमारा जो है व्यवसायी वर्ग लाभान्वित हो सकता है। अब हम मुख्य रूप से जो आज चर्चा करनी थी एमएसएमई, उस पर हम आते हैं। साथियों, एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है देश का जो बहुत ही समृद्ध सेक्टर कहा जा सकता है हर दृष्टि से। और ये आप एक वृक्ष देख रहे हैं, एमएसएमई का वृक्ष है, आइकॉन है। और मैं ऐसा मानता हूं, या हम सभी को ऐसा मानना चाहिए कि एमएसएमई आत्मनिर्भरता के फल इस देश को चखाने में सक्षम है। हाँ साथियों, एमएसएमई है क्या, आइए सबसे पहले तो ये समझें, क्योंकि एमएसएमई शब्द तो हमने सुन लिया, लेकिन एग्जैक्टली एमएसएमई का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमी या उद्योगपति, ये इसका जो है पूरा अर्थ है। और
आपको यदि स्मरण में हो तो कुछ वर्षों पूर्व या देश स्वतंत्र हुआ और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तब से एक विभाग हुआ करता था, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कई वर्षों तक या कई दशकों तक जो है उस विभाग ने काम किया। उस विभाग का जो है कायाकल्प 2006 में हुआ और इसके लिए एक एक्ट लाया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर को जो है बूस्ट मिला, बहुत तगड़ा बूस्ट मिला और आज जो है ये सेक्टर देश के अर्थतंत्र को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। साथियों, ये एमएसएमई सेक्टर जो है ये बहुत ही स्पंदित, शक्ति से भरपूर और डायनेमिक सेक्टर है, गतिशील सेक्टर है और ये भारतीय अर्थतंत्र के ग्रोथ में मुख्य भूमिका है। इसका जो है ये गतिशील प्रदान कर रहा है, सिर्फ ग्रोथ में ही नहीं, इकोनॉमिकल ग्रोथ में ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट में भी, रोजगार के अंदर भी जो है ये जो गतिशीलता प्रदान कर रहा है। ये मुख्य स्रोत बन चुका है इन दोनों का। और जीडीपी, घरेलू सकल उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है और एक्सपोर्ट में इसका अंशदान 48% तक है। इसी से ये आइडिया आता है, क्योंकि देखिए अब कुछ वर्षों पहले या कुछ शताब्दियों पहले तक जो है वो एग्रीकल्चर हमारी जो है देश की मुख्य इंडस्ट्री हुआ करती थी। लेकिन अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखें या समझें तो वो 18% या 20% से ज्यादा नहीं है, जबकि एमएसएमई सेक्टर का ये पिछले वर्ष की फिगर्स हैं, ये 30% तक गया है और एक्सपोर्ट में 48% है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि टोटल जितना भी एम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर है उसका 40% जो है सप्लाई वो एमएसएमई सेक्टर से, यानी जो रोजगार सृजन हो रहा है वो कहीं एमएसएमई सेक्टर से सर्वाधिक ज्यादा है। मित्रों, पिछले वर्ष तक लगभग 1,32,00,000 यूनिट एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी, जबकि ये अगर सही एमएसएमई के बारे में या एमएसएमई के लाभों के बारे में या क्या सुविधाएं मिल रही है, हमें क्यों कराना चाहिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन, चाहे हम एक कॉटेज इंडस्ट्री ही क्यों ना चला रहे हो, वो अगर समझ हम सब देशवासियों को दें सही तरीके से, तो निश्चित रूप से 7 करोड़ तक ये एंटिटीज रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के अंदर करा सकती हैं और लाभ ले सकती हैं। और ये होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमारा इस वेबिनार का जो प्रायोजन है या हमारा उद्देश्य वो यही है कि एमएसएमई के महत्व को हम समझें और खास करके हमारा युवा वर्ग जो अभी अनएम्प्लॉयड है या आने वाले समय में उन्हें कुछ बिजनेस करना है या किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करनी है, उनके लिए बहुत आवश्यक है समझना कि एमएसएमई है क्या। साथियों, अगर हमने इसका सही महत्व समझा होता तो आज ये 1,32,00,000 के सामने लगभग 6 से 7 करोड़ एमएसएमईज एंटरप्राइजेस आज रजिस्टर हो चुकी होती, तो हम कहीं बहुत पीछे चल रहे हैं, जिसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, ये यदि मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, 13 मई 2020 उस दिन रिलीफ पैकेज कोविड-19 के चलते अलग अलग सेक्टर्स के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिलीफ पैकेज इन ए सीरीज 4-5 दिन तक कंटिन्यूस प्रेजेंट की थी और पहले दिन ही एमएसएमई को जो है वरीयता दी गई। एमएसएमई पर जो है वो कोविड रिलीफ पैकेज की घोषणा की गई और सिर्फ घोषणा ही नहीं की गई, अपितु कुछ नए प्रपोजल्स भी दिए गए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल था कि आने वाले समय में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या उसकी परिभाषा जो है वो बदल दी जाएगी। और जो प्रपोज की गई थी वो परिभाषा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और सिर्फ प्रपोज ही नहीं की गई, अपितु 1 जुलाई 2020 से 13 मई को प्रपोज की गई और 1 जुलाई 2020 से वो प्रभावी भी हो गई। इट केम इनटू अफेक्ट विद फ्रॉम 1 जुलाई। इसमें माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यमी या उद्यम, इसकी जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट अब बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है
और इसमें एक नया क्लोज भी डाला गया। पहले टर्नओवर नहीं होता था, परिभाषा में सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आपका कितना है या फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है वही कंसिडर होता था। लेकिन अब टर्नओवर भी जो है कंसिडरेशन में लिया जा रहा है नई परिभाषा के तहत या नए क्लासिफिकेशन के तहत। अब ऐसे यूनिट्स जिनकी वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री या माइक्रो एंटरप्राइजेस में ट्रीट किए जाएंगे या कैटेगराइज किए जाएंगे। इसी तरीके से स्मॉल यानी लघु उद्योग, उनके लिए 10 करोड़ तक की जो है प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और टर्नओवर की जो है सीमा 50 करोड़ रुपए तक है। इसी तरीके से मीडियम, मध्यम कद के जो इंडस्ट्री है उनके लिए 50 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की सीमा और टर्नओवर 250 करोड़ रुपया। साथियों, पहले सर्विस सेक्टर की भी परिभाषा अलग थी या क्लासिफिकेशन अलग था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के या एंटरप्राइजेस के लिए अलग था, लेकिन अब दोनों की जो है परिभाषा में कोई फर्क नहीं रखा गया है, समान परिभाषा कर दी गई है। ये 1 जुलाई से लागू की गई है। साथियों, अब हम एक दृष्टिपात करेंगे कि क्या मोटे मोटे लाभ एमएसएमई सेक्टर्स की एंटिटीज को मिल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और यदि आज ऐसे युवा साथी जो टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें ये समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन कुछ हम हर्डल्स के को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और जो हमारे ख्वाब हैं या स्वप्न हैं उनको हम रियलिटी में परिवर्तित करने में कहीं ना कहीं थाप खा जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, अवरोधों से डर जाते हैं। लेकिन अभी का जो एटमॉस्फेयर है देश में इंडस्ट्री को लेकर या अर्थतंत्र के संदर्भ में, वो बहुत पॉजिटिव नजर आता है। जो पिछले 7 दशकों में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हुआ है, इतनी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है और सरकार का फोकस जो है वो या इम्पोर्टेंस वो एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा है। और हम क्या लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से हम जो है एक हमारे स्वयं के बिजनेस में या स्वयं के उत्पादन इकाई में हम आ सकते हैं, वो समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक स्कीम है सीजीटी एमएससी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। वैसे तो एमएसएमई में 3 अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, लेकिन ये योजना जो सीजीटी एमएससी है ये सिर्फ स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है। इसमें आपको कोलेटरल फ्री 2 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान है। 2 करोड़ रुपीज दैट टू विदाउट कोलेटरल फ्री आपको लोन मिल सकता है यदि आप कोई भी प्रोडक्शन इकाई में जा रहे हैं या फिर सर्विस इकाई में जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिसे हमें समझना चाहिए। इसका ये कौन सी योजना है, इस योजना की विशेषताएं क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, ये हमारे जितने भी टेक्नोक्रेट्स या प्रोफेशनल्स हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है। या जो एग्जिस्टिंग में भी जो इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, अगर वो एक्सपेंशन में जाते हैं तो भी ऐसी योजनाओं का या बहुत सारी गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। हमने ये पाया है कि नॉर्मल कोर्स में सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं समय समय पर, लेकिन हम उनका लाभ लेने में असमर्थ हैं क्योंकि वो योजनाएं हम तक पहुंचती नहीं है, उसको कोई हमें समझाने वाला नहीं होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो है ये विभिन्न लाभों से या कौन कौन सी लाभों की योजनाएं हैं उनसे आपका परिचय कराएं, ताकि आप एक हिम्मत करके इसमें आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों। सिर्फ मात्र आप अपने पैरों पर ही नहीं खड़े हों बल्कि कुछ लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकें, वो स्थिति तक आप पहुंचे, ऐसी हम जो है आशा आपसे रखते हैं। साथियों, ये कोलेटरल फ्री स्कीम की मैंने बात की, 2 करोड़ रुपए तक का माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के लिए लोन देने का प्रावधान है इस योजना के तहत। दूसरी एक योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये देखिए यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमन एंटरप्राइजेस, इनको जो है इस योजना के तहत जो सीजीटी एमएससी योजना है, हर बैंक, हर शहर की उस बैंक की हर ब्रांच को मिनिमम 2 लोन अंडर दिस स्कीम उन्हें आइदर शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक महिला एंटरप्राइजेस को देना कंपलसरीली कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम ही गरज खाकर बैंक तक पहुंचे, बैंक को भी गरज है कि वो हमें लोन दें। तो अगर महिलाएं, अभी बहुत बड़ी संख्या में देश के अंदर जो है महिलाएं उच्च शिक्षित हो रही हैं,
टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स बन रही हैं, उनके लिए ये योजना बहुत कारगर है। उन तक ये बात हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। और इस सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोन दे दिया जाता है। लोन देने के साथ भी अनेक सुविधाएं हैं, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडीज और आदि इस तरीके के अलग अलग योजनाएं हैं जो राज्यवार भी अलग अलग हैं और बहुत ज्यादा सुविधाएं अभी राज्यों के द्वारा प्रदान की जा रही है। क्योंकि अब हर राज्य को भी ये समझ में आ रहा है कि यदि राज्य का समुचित विकास करना है, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड डेवलपमेंट, तो उसके लिए उद्योग की जो हर राज्य की अपनी एक विशेषता है या उसकी एक अपनी कहानी है, इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करना आवश्यक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये राज्यों के द्वारा भी बहुत, अभी हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे राज्य किस तरीके से जो है सपोर्ट एमएसएमई यूनिट्स को करती हैं। साथियों, मात्र इतना ही नहीं है कि लोन दे दिया और आपने जो है इंडस्ट्री डाल ली या सर्विस यूनिट डाल दी, वो उतना जो है पर्याप्त नहीं है। उसके आगे भी सरकार जो है बहुत कुछ आपके लिए सोचती है, आपके लिए ये प्रयास करती है कि आपकी लिक्विडिटी बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का जो है एरा चल रहा है, हर चीज जो है वो वैश्विक हो गई है और कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें छोटी इंडस्ट्रीज को सरवाइव करना इन जनरल बहुत मुश्किल होता है। मतलब उनको बहुत हर्डल्स फेस करने होते हैं, स्ट्रिंजेंट सर्कमस्टांसेस से गुजरना होता है, जैसा कि अभी कोविड के अंदर भी हुआ। तो लेकिन ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रोवाइड की गई है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। उसमें एक है वेवर इन सिक्योरिटी डिपॉजिट इन गवर्नमेंट टेंडर्स। ये माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के लिए है। अगर वो किसी भी सरकारी टेंडर में अपनी बीडिंग करते हैं तो उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्नेस्ट मनी एक बार आपने डिपॉजिट की तो वो कुछ महीनों के लिए फ्रीज हो जाती है। लेकिन माइक्रो स्मॉल के लिए ये नहीं है। उन्हें जो है वो बीडिंग ऐसे ही, टेंडर ऐसे ही सबमिट कर सकेंगे ताकि उनके पास जो है वो लिक्विडिटी उनके हाथ में रहे, मेंटेन रहे। ये प्रयास है सरकार का। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन ऑफ 45 डेज। कोई भी माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट यदि वो सरकारी विभागों के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, मिनिस्ट्री हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो केंद्र सरकार का, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, वो उनके अंदर जो भी सप्लाई गई है या फिर लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो है सप्लाई गई हुई है, तो उन सबको कंपल्सरीली या मैंडेटरीली 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देने का नियम है। सिर्फ मतलब प्रावधान नहीं बल्कि कड़क नियम बनाए गए हैं। और लिमिटेड कंपनीज के लिए तो यहां तक के प्रावधान है कि यदि 45 डेज से अगर पेमेंट ज्यादा लंबा खींचा है तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसे मेंशन करना भी जरूरी होता है। और अलोंग विद इंटरेस्ट जो 18% या इसके आसपास का इंटरेस्ट जो है वो प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसके साथ ही पेमेंट करना होगा। और वो जो है वेरिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरह की फैसिलिटीज आज की तारीख में स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स के लिए अवेलेबल है, जिसके को अवेल करना ये आपके हाथ में है। आपको ये सब फैसिलिटीज को समझने की जरूरत है। ये और इससे भी जो महत्वपूर्ण फैसिलिटी है वो ये है ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रेड्स, TREDS। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि आज आप कोई माल सप्लाई करने जा रहे हैं और बिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट डे उस बिल को आप एनकेश करा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यानी ये सारे प्रयास इसलिए हैं कि आपकी लिक्विडिटी बनी रहे और आप कहीं भी सिक न हो जाएं और बाजार में एक खिलाड़ी की तरह जो है वो सदैव आप अविरत रूप से चलते रहें। इस तरीके के कुछ प्रोग्राम, ये प्रावधान या नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जिनका पालन भी किया जाता है। साथ मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको लोन दे दिया, इंडस्ट्री खुलवा दी, आपको जो है प्रोटेक्ट कर दिया कि लिक्विडिटी बनी रहे, लेकिन आपके पास मार्केट कहाँ है? तो उसके लिए भी सरकारी प्रयास हैं। सरकार खुद आपके प्रोडक्ट का 15% तक, सॉरी 25% तक प्रोक्योरमेंट, वो जितना भी गवर्नमेंट का है, चाहे वो मिनिस्ट्री का हो, अलग अलग विभागों का हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का हो, PSUs का हो, वो सब जो है 25% प्रोक्योरमेंट वो कंपल्सरीली MSME सेक्टर से ही करना है। ये नियम है।
और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने भी ये नियम बनाया हुआ है, अधिकतर सभी राज्यों ने ये नियम बनाए हुए हैं कि जो 25% सरकारी खरीदारी है वो एमएसएमई सेक्टर से होगी। और इसके अंदर इतना तक भी फेवर है कि 15% वेटेज इन प्राइस प्रेफरेंस। यदि एक ऐसी यूनिट जिसने जो एमएसएमई में नहीं है और उनका जो है प्राइस यदि कम है फर्स्ट लोअर प्राइस से, यदि आपका 15% तक भी ऊपर है आपका प्राइस, तो भी आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी आपको मार्केट भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी बहुत सारी सुविधाएं नई आई, ई प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो राज्य अपने अपने बना रहे हैं, उनके माध्यम से आप जो सरकारी बाइंग है उनमें आप लाभान्वित हो सकते हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे भी करूंगा। और इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम, इसके तहत जो है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का आपको अवसर मिलता है। उसके जो खर्चे हैं, आपने स्टॉल बुक कराया है, आप जो है एयर फेयर पे कर रहे हैं, वो सब जो है सरकार आपको रिएम्बर्स करती है। इस तरीके के बहुत सारे, कहने का अर्थ ये है कि अभी तीन इसके वर्टिकल्स हो गए। पहला तो ये कि आपको इंडस्ट्री डालने के लिए लोन मिल रहा है, उसके बाद जो है आपको सरवाइव करने के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करने की सुविधाएं दी जा रही है, और आपका प्रोडक्ट कहां खपेगा उसके लिए भी जो है प्रावधान किए गए हैं। साथियों, और देखते हैं आगे। हर राज्य इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को या एंटिटीज को मैन्युफैक्चरिंग जहां जहां भी लग रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें कंसेशनल रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। और अलग अलग तरीके के जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे वो बारकोड रजिस्ट्रेशन फी हो या आईएसओ सर्टिफिकेशन हो या फिर पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन हो, इन सब के अंदर जो है जो खर्चा आपके द्वारा हो रहा है लगभग ऑन एंड एवरेज, अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम है, लेकिन 50% तक खर्चे सब्जेक्ट टू ए लिमिट, एक हर चीज की एक लिमिट दी हुई है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ दैट मच अमाउंट, वो अगर कंसिडर करें तो 50% के आसपास जो है ये सारे खर्चे दिए जा रहे हैं। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम है, इसका शॉर्ट नेम जेड है। इसके अंदर अभी देखिए, अभी तो 4.0 इंडस्ट्रीज का जमाना आ गया है, तो जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं वो नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाए, किस तरीके से उनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए भी पूरा प्रावधान या मतलब जो है वो आपको सहायता देना, मार्गदर्शन देना, कंसल्टेंसी करना, उसका सारा प्रावधान है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टेट के माध्यम से। और उसके अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है, जैसे आप कंसल्टेंट को आपने एंगेज किया है या अपॉइंट किया है, तो उसकी जो फी है वो भी आपको कुछ हद तक या 50% तक रिएम्बर्स होती है। इस तरीके से जो सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिलता है, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट करना है या और कुछ करना है तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आपके पास हो, यह बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आप जो है कहीं खड़े नहीं हो सकेंगे कंपटीशन में। तो उसमें भी जो है वो उसके खर्चे आपको देने का प्रावधान है। एनएसआईसी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग्स, ये भी एक सुविधा है। बैंक तो अपनी तरीके से अगर आप लोन ले रहे हैं या कैश क्रेडिट फैसिलिटीज है तो आपका रेटिंग वो करती है, लेकिन एनएसआई से भी आप अपनी तरीके से रेटिंग करवा सकते हैं और उस रेटिंग का लाभ ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ फायदा हो सकता है। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। बेनिफिट्स स्टेट से, देखिए सरकारी जो केंद्र सरकार के ने जो तैयार किया है उसे हम कह सकते हैं कि ये सब मॉडल स्कीम्स हैं या मॉडल रूल रेगुलेशंस हैं, क्योंकि जितना भी इम्प्लीमेंटेशन होता है जो व्यवहारिक धरातल पर, वास्तविक धरातल पर, वो राज्यों में होता है। तो राज्य जो है वो अपनी अपनी तरीके से जो सरकारी जो जितने भी मॉडल स्कीम्स हैं उनको अपनी तरीके से जो है वो राज्य में लागू करती है, प्रभावी करती है। उसका कारण ये है कि हर राज्य का अपनी एक औद्योगिक संस्कृति है, विकास की, औद्योगिक विकास की संभावनाएं हर राज्य में अलग अलग हैं। और अब राज्यों को ये बहुत अच्छी तरीके से अब जाकर ये समझ में आया है कि अगर जो भी विकास हो रहा है वो जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, समुचित विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है और दूसरे के अंदर जो है इंडस्ट्री नहीं है। जहां इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पर भी सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो रहा है, और जहां कुछ नहीं है वहां तो सामाजिक समस्याएं है ही। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे अब सरकारों को समझ में आने लगा है, और वो ऐसे क्षेत्र जहां औद्योगिक विकास नहीं हुआ है वहां उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करने के लिए विशेष सुविधाएं देती हैं, अलग से बहुत सारी इंसेंटिव्स भी जो है वो देने का काम करती हैं, स्पेशल स्कीम्स निकालती हैं, एग्जेम्पशंस एंड रिबेट्स अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग जो है वो
हो सकते हैं। हर राज्य इस तरीके की अब जो है सुविधाओं के साथ आ गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बैलेंस्ड तरीके से, डेवलपमेंट बैलेंस तरीके से हो। पावर पर तो सब्सिडी मिलती है, स्पेशल एंड एडिशनल सब्सिडीज भी समय समय पर घोषित होती है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी तो लगभग हर राज्य देता ही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं जो टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स जो युवा साथी हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं ये उन्हें सूचना देना चाहता हूं कि अब हर राज्य ने सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। और बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं कि इसमें सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। जितनी भी आपको यदि एक इकाई लगानी है और जितने भी आपको लाइसेंस या क्लियरेंस या एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट और या और कुछ जो कुछ चाहिए, वो अब सरकार की जवाबदारी है। वंस यू अप्लाई विद द सिंगल विंडो सिस्टम, देन एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल फॉर यू इन ए टाइम बाउंड पीरियड। अभी तो सिंगल विंडो सिस्टम के एक्ट तक आ गए हैं कुछ राज्यों के। और मतलब जो सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से डिले करते थे या करप्शन करते थे, उन पर चेक लाने के लिए, यानी कहने का अर्थ यह है कि अभी तो आपने एप्लीकेशन करी और कुछ राज्यों में तो 30 दिन के अंदर दे आर बाउंड टू क्लियर एवरीथिंग, यहां तक है। और अगर नहीं करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये कायदा है कि यदि आपने अप्लाई किया और इतने दिन के अंदर नहीं आया, तो मतलब आप उसको डीम कर सकते हैं, डीम टू बी क्लियर्ड, और आप जो है अपनी यूनिट शुरू कर सकते हैं। इस तरीके का भी माहौल या जो है वो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सपोर्ट एंड सर्विसेज, जो मैंने अभी जेड क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात की थी या जीरो डिफेक्ट की स्कीम की बात की थी, उसी के तहत जो है हर राज्य के अंदर एमएसएमई विभाग के माध्यम से या ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माध्यम से इस तरह की योजनाएं चलाई जाती है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उन्हें पूरा सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। डेवलप साइट्स फॉर वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस भी जो है वो एमएसएमई की परिभाषा में आता है। और अभी वेयर हाउसेस का बहुत बड़ा महत्व बढ़ने वाला है। ये एक नया सेक्टर है जिसको आप जो है ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में, अभी आज की तारीख में तो किसानों को लेकर जो कुछ हो रहा है वो एक अलग बात है। वो एक इशू खड़ा हुआ है, वो सेटल भी हो जाएगा, कोई चीज बहुत लंबी नहीं चलती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का फोकस फूड इंडस्ट्री के ऊपर है या एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर है और उससे संबंधित इंडस्ट्री लगाने का है, तो यदि आपने 13 मई को फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी हो, तो एग्रो बेस्ड क्लस्टर्स पूरे देश में बनाने की बात की गई थी। जहां क्लस्टर्स बनेंगे वहां वेयर हाउस की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो इसके लिए भी सरकार आपको जमीन दे रही है और एमएसएमई के अंदर आप कवर्ड है। जितने भी इंसेंटिव सब्सिडीज जो मिल रही है वो आपको भी मिल सकती है। तो ये एक नया क्षेत्र है जिसके अंदर हम कहीं जो है अपने आप को कैसे फिट करें, ये सोचने की बात है। कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि किस क्लस्टर में आप, वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गोडाउन में कितने दिन रहेगा, उसका कितना भाड़ा मिलेगा, ब्रेक इवन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब देखकर ये जो है। लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है, ये आने वाले में जो है बहुत प्रोस्पेक्टिव फील्ड होगा वेयर हाउसेस का या कोल्ड स्टोरेज खोलने का, आदि आदि। प्लॉट्स लैंड इन इंडस्ट्रियल स्टेट एंड ऑन कंसेशनल प्राइसेस, ये जितनी भी इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनके अंदर जो है कुछ प्लॉट्स वो एमएसएमई के लिए रिजर्व्ड होते हैं, 25-30% तक भी होते हैं, और कुछ जो है कंसेशंस भी हैं, कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, और वो सारी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। साथियों, अभी एक दो स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो राज्यों से जो कुछ मिल रहा है सब्सिडी के रूप में, इंसेंटिव्स के रूप में। उसके अलावा समय समय पर केंद्र सरकार भी एडिशनल इंसेंटिव्स देती है। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, CLCSS। ये एक ऐसी योजना थी जो अभी फिलहाल 2020 के एंड में इसकी अवधि पूरी हुई है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा वाचफुल रहें तो समय समय पर केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं जो हैं इस तरह की घोषित करती है जिसका लाभ हम ले सकते हैं। साथियों, ये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था, जो एग्जिस्टिंग यूनिट जो आज से 10 साल पहले लगी, 15 साल पहले लगी, 20 साल पूरे लगी, और वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अब वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। तो अभी जो है नया वर्जन टेक्नोलॉजी का लाना है, अदरवाइज जो हम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हम जो है प्रोडक्शन हमारा कम होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, तो या एम्प्लॉयमेंट जो है
हैंड्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अभी सारा कंपटीशन का जमाना, हर चीज को जो है हमें देखते हुए और इंडस्ट्री को मैनेज करना होता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी को लाकर या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके जितनी भी जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर, उस पर जो है 15% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल दे रही थी। जो स्टेट दे रही थी उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही थी। उसमें सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन ये जो था, ये सब्सिडी जो मिल रही थी, ये 51 सब सेक्टर्स को मिल रही थी, या अलग अलग क्षेत्र के उत्पादनों पर या उत्पादन इकाइयों पर। ये जो है एक लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी, लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज इज अवेलेबल एट www.dcmsme.gov.in। ये 51 सब सेक्टर्स कौन से थे जिनमें ये योजना एडिशनल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रभावी थी, उसको आप चेक कर सकते हैं। और ये इसी तरह की और भी बहुत सारी योजना आइए देखते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की नाबार्ड के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसकी बहुत सारी स्कीमें जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं और नाबार्ड के माध्यम से चलती हैं। ऐसी स्कीम्स में वेयर हाउस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस करने के लिए 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। देखिए, सरकार जो है प्राइवेट लैंड को आपको लीज पर देने को तैयार है यदि उनकी लैंड बैंक है। अभी हर राज्य ने इंडस्ट्रियल पर्पज से लैंड बैंक जो है क्रिएट कर दी है। उनके पास ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लॉट्स हैं। ऐसी कोई भी जमीन, और या आप कोई प्राइवेट लैंड भी ले रहे हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उसके ऊपर यदि आप गोडाउन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो मैंने अभी बात की थी एग्रीकल्चर क्लस्टर, उसके आसपास कहीं जो है, क्योंकि देखिए अब ये एक बात हो गई है, आज अब के बिचौलिए गायब हो जाएंगे। अभी फार्मर से सीधा जो है प्रोडक्ट वो कंज्यूमर तक जाना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, और उसके लिए जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट आ रही है वो जो है क्लस्टर्स के आसपास होंगी तो काम हो सकता है। तो वेयर हाउसेस की बहुत बड़ी संख्या में जरूरत पड़ेगी। नाबार्ड की स्कीम्स के अंदर गोडाउन या वेयर हाउसेस का 10,000 मेट्रिक टन तक के गोडाउन बनाने की आपको जो है इन योजनाओं के अंदर परमिशन होगी, और आप जो है उसकी सब्सिडीज का लाभ ले सकेंगे। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंदर सब्सिडीज मिलती हैं, लोन देने के प्रावधान है एग्री बेस एंसिलरी यूनिट्स के लिए। ग्रीन हाउस सब्सिडी, ये बहुत पॉपुलर सब्सिडी है। ग्रीन हाउसेज जिसके तहत एक सर्टन एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ प्रोड्यूस किया जाता है। आपने देखे होंगे कि शेड्स लगे हुए हैं और कपड़े से ढके हुए हैं, और अंदर एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन करके प्रोडक्शन होता है एग्रो प्रोडक्ट्स का। ग्रीन हाउसेज उन्हें कहा जाता है। इस तरीके से कोल्ड स्टोरेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी इनकी बहुत ही बड़ी डिमांड आने वाली है कोल्ड स्टोरेजेस की। तो इनमें कहीं हम फोकस करें, समझें कि हमारे राज्य में या हमारे पास के राज्य में क्या हम इस तरीके की कोई स्कीम में जा सकते हैं, या इस तरीके का बिजनेस हम एडॉप्ट कर सकते हैं क्या। देखिए, एक और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है कि 25% कैपिटल सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस तरह की अनेक योजनाएं हैं सब्सिडीज की, एडिशनल सब्सिडीज की। अभी अगर नटशेल में बात करें तो जितनी सब्सिडीज या इंसेंटिव मिलते हैं, 5 से 7 या 8 साल के पीरियड में आपकी यूनिट फ्री हो जाती है। इतना लाभ जो है सरकार अभी दे रही है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। मित्रों, एक 2020 का जो बजट आया था पिछले वर्ष का, ये अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ बजट का वो नहीं, पिछले साल का, उसके अंदर एक स्कीम आई थी इंडस्ट्रीज के लिए कि ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये कंपनीज के लिए था, टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड कमेंसिंग प्रोडक्शन अप टू 2023, 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक यदि कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश होती है, इट शुड बी कंपनी, नॉट ए प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी होनी चाहिए। तो वो उसको परमानेंटली फॉर एवर सिर्फ जो है इनकम टैक्स 15% ही लगेगा, जबकि नॉर्मल कोर्स में वो रेट 25%। कहने का अर्थ यह है कि इस तरीके की अनेक सुविधाएं हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इनका अध्ययन हमें करने की आवश्यकता है, ताकि हम स्वयं समझें या हमारे किसी साथी को, मित्रों को
समझा सके कि इसका लाभ आप लीजिए। मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पान ब्रोकिंग बिजनेस, ये हमारे देश का एक बहुत ही पारंपरिक बिजनेस है, जिसके अंदर इस पान ब्रोकिंग का अर्थ है कि ब्याज बट्टे का धंधा करना, मतलब जो है फाइनेंसिंग का, यदि अभी के शब्दों में कहूँ तो माइक्रो फाइनेंसिंग का बिजनेस करना। ट्रेडिशनल कहें तो सर्राफी धंधा या ब्याज बट्टे का धंधा, जेवर रखकर या कुछ भी चीज़ जो है सिक्योरिटी में रखकर छोटे किसानों को या छोटे लोगों को जो अक्सर लोन लेते हैं वो लोन उन्हें देना ब्याज के ऊपर, ये बिजनेस है। इसके लिए वैसे तो ये ऑफिशियल बिजनेस है, हर राज्य के अपने कायदे हैं, उनको लाइसेंस मिलते हैं और उसके तहत वो करते हैं। लेकिन इस बिजनेस जो है, ये मैं ऐसा कहूँ कि ये कुछ शताब्दियों से चलता आ रहा बिजनेस है, और इसके स्वरूप में कहीं परिवर्तन नहीं आया आज। भले शताब्दियों से चल रहा हो या कई दशकों से चल रहा हो, लेकिन जो पीढ़ियां जिस तरीके से काम कर रही हैं वो एक ही ढर्रे पर काम कर रही हैं, उनके उसमें पैटर्न में कहीं परिवर्तन नहीं आया है। जबकि पूरे बिजनेस में, ओवरऑल बिजनेस में, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लीक से नहीं हटते हैं, अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं, अपनी स्टाइल के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं या नई स्टाइल्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए इस सराफी बिजनेस में या ब्याज बट्टे के या लेन देन के बिजनेस में मोस्टली जो है वो पैरेलल इकोनॉमी देश में काम करती है। बहुत स्पष्ट शब्द में कहूं तो जो है कैश का पूरा लेन देन होता है, और जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड इसका लगभग नहीं होता है। जितने भी छोटे व्यापारी हैं ये बिजनेस के अंदर, वो सब जो है रोकड़ का ही व्यवहार करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और जितनी भी पैरेलल इकोनॉमी को कर्ब करने का जो है एक प्रोसेस पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ है, तो आने वाले समय में इस बिजनेस में भी परिवर्तन आवश्यक होगा यदि सरवाइव करना है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग फाइनेंसर के रूप में आप जो है एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनआईसी 2008 का कोड है 64990। ये इसके तहत आप जो है एज ए माइक्रो फाइनेंसर स्वयं को एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का एक फायदा तो ये है कि आपको एक नंबर की अगर राशि रकम चाहिए तो आपको उपलब्ध हो सकती है। आप जो है लोन ले सकते हैं सरकार से एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। और रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है उसके बारे में मैं अगली स्लाइड्स में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, ये बिजनेस के स्वरूप में कहीं परिवर्तन करना आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। और खास करके जैन समाज में इस तरीके का बिजनेस बड़े लेवल पर होता है, चाहे माइक्रो फाइनेंसिंग का होता है, लेकिन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता आ रहा है। इसमें अब कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथियों, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो मैंने अभी नया क्लासिफिकेशन 1 जुलाई से एमएसएमई का जो है इंट्रोड्यूस हुआ, उसी तरीके से अब रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी 1 जुलाई से बदल दिया गया। पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम हुआ करता था, अब उसकी जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। ये क्यों चेंज किया गया है, उद्योग आधार क्यों हटाया गया, उसकी जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों लाया गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन 1 जुलाई से ये प्रभावी हो गया है। अब कोई भी यूनिट हो, जो एस्पायरिंग यूनिट्स हैं, जो आने वाली हैं, सेटअप होने वाली हैं, उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन में ही एमएसएमई के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भले ही उनके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हो। वो उसका क्या कारण है वो भी समझेंगे, और इस पर जो है सविस्तार चर्चा करते हैं। देखिए, ये एस्पायरिंग यूनिट्स जो अब आने वाली है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के रूप में या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में, 1 जुलाई 2020 के बाद से उद्योग आधार बंद कर दिया गया है। अब जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो उद्यम के अंदर हो रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन में हो रहा है। ये बहुत सिंपल है अप्लाई करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। इसमें किसी भी तरीके का आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, एक चीज। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि वाट एवर यू हैव डिक्लेयर्ड इन दी वाइल मेकिंग रजिस्ट्रेशन, तो वो उतना सफिशिएंट है, उस पर किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। वाट एवर यू हैव फिल्ड इन दी एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट, उस पर कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। इट इज कॉल्ड
सेल्फ डिक्लेरेशन, आपने जो दिया उसको सेल्फ डिक्लेरेशन ट्रीट करके और उसको मान लिया जाएगा सरकार के द्वारा। सिर्फ एक ही चीज की, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। फॉर दी एस्पायरिंग यूनिट्स किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो ये है कि आपको आधार नंबर के कॉलम में आपका आधार नंबर भरना है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ये बहुत जरूरी है। और नो सूनर यू सबमिट दी एप्लीकेशन, आपको एक नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ उद्यम आधार, और वो जो है, और कुछ दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाता है। ये इसका पोर्टल है उद्यम पोर्टल, जिसकी मैं जानकारी अगली स्लाइड में आपको देने वाला हूँ। उसके ऊपर आपको जाकर ये एप्लीकेशन करनी है। जितनी भी नई यूनिट्स इंडस्ट्री या सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, या ऐसे बिजनेसमैन कुछ ऐसे भी हैं जो एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, उन सबके लिए जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाना जरूरी होगा। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको कुछ कंसल्टेंट्स के भी जो है वो ऐप मिलेंगी। अगर उसमें आप चले गए तो वो सर्टन जो है चार्जेस लेते हैं, लेकिन सरकार जो है किसी तरीके का चार्ज नहीं लेती है। और मैंने जो ये आपको ये कलर में और ये जो आपको आइकॉन दिखाया है, इसको आप क्लिक करके एप्लीकेशन में जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन करने मिलेगी। साथियों, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस यूनिट्स हो, और जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑलरेडी हैं, उन्हें भी अब 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जब भी उन्हें जो है अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करना आवश्यक कर दिया गया है। ये कंपलसरी है। अगर 31 मार्च तक नहीं किया तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट है एमएसएमई की, उनको तकलीफ आ सकती है। किस तरह की तकलीफ आएगी वो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन तकलीफ आ सकती है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि उद्योग आधार तो जो है 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कराया है तो आप जो है अनरजिस्टर्ड यूनिट के रूप में आ जाएंगे। तो ऐसा न हो, इसलिए आवश्यक है कि आप उद्यम आधार में जाकर आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर लें। इसमें इसका जो आधार रहेगा, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, उन्हें आईटीआर और जीएसटीआर, जो एनुअल रिटर्न हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जाता है, या जीएसटीआर का जो रिटर्न है लास्ट ईयर का, वो आधार रहेगा। उसकी जो जो फिगर्स हैं कुछ, वो जो मांगी जाती है उसके अंदर, एक सेकंड। अब आईटीआर और जीएसटीआर के आधार पर क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी जो नया क्लासिफिकेशन आया है उसमें टर्नओवर की भी सीमा कर दी गई है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सीमा भी जो है वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सीमा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन दोनों सीमाएं फिक्स कर दी गई है। अब आपके आईटीआर और जीएसटीआर के आधार पर हर वर्ष ये सुनिश्चित होगा कि आप जो हैं किस कैटेगरी में हैं। अभी आज आप माइक्रो में हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भले 1 करोड़ से कम का हो, उस दृष्टिकोण से आप माइक्रो में हैं, लेकिन यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया 1 साल में, तो आप ऑटोमेटिक जो है वो ग्रेजुएशन सिस्टम से आप माइक्रो से स्मॉल में आ जाएंगे। आपका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, मतलब ऑटो अपडेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें रिक्लासिफिकेशन के अंदर एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि अभी तक हमारा कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट, भले हमारी 10 साल या 15 साल पुरानी इंडस्ट्री हो, तो एक बार हमारा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो ही कंसीडर होता था, लेकिन अब आईटीआर के बेस पर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है कंसीडरेशन में आएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो है सूचनाएं हैं जिसे हमें समझना बहुत लाजमी है। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है उद्यम के अंदर। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी लिंक टू आईटीआर, और टर्नओवर से ये लिंक्ड रहेगा। और इसका उद्देश्य एक ही है कि ऑटो अपडेट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो नया क्लासिफिकेशन बनाया गया है या नई तरीके से परिभाषित किया गया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को, उसके अनुरूप जो है ये सिस्टम लाया गया है। अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है उद्यम रजिस्ट्रेशन में? जैसा हमने अभी बात की कि पहले तो जो एस्पायरिंग यूनिट्स हैं
वो तो करेंगी। उसके अलावा नई यूनिट्स जो जितनी भी हैं उन्हें इसी में ही करना है। और पान ब्रोकर्स, जैसी मैंने अभी आपको जानकारी दी, पान ब्रोकर्स अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये हमने एक एडवाइस की है, ये उनके हित में है, उन्हें ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स भी, एनआईसी कोड में आप जाएंगे तो आप लिस्ट देखेंगे तो कुछ ट्रेडर्स को भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की परमिशन है। यदि आप सेक्शंस जी में जाकर 450 एंड ऑनवर्ड सीरियल नंबर पर जाते हैं तो ऐसे ट्रेडर्स की लिस्ट आपको नजर आएगी, जिसमें मोटे तौर पर ऑटो डीलर्स जो हैं वो, क्योंकि वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनके लिए इसके अंदर प्रावधान है। इस तरीके से कुछ एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट में डील करने वाले लोगों के लिए भी ट्रेडर्स जो हैं उनको ये एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट लंबी है, उसे चेक करने की और उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? देखिए, ये उदय उद्यम registration.gov.in ये पोर्टल है। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, उद्यम registration.gov.in। इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का फाइनल सबमिशन का बटन दबाएंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा जो है एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इमीडिएट रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये इमीडिएट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं है और आपको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करने की आवश्यकता है। ये सर्टिफिकेट आपको नंबर मिल जाएगा और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके आईटीआर, जीएसटीआर या आधार से सारा स्क्रूटनी होकर आपको कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन के अंदर आपको मेल से आपका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर देखिए ये कैटेगरी लिखी हुई है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में है, तो वो डिटेल होगी, सारी डिटेल इसके अंदर होगी। ये इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर मैक्सिमम। मित्रों, ये कुछ जनरल जानकारी हमने आपको लाभों के बारे में या प्रिविलेजेस एमएसएमई यूनिट्स को मिल रहे हैं उसके बारे में हमने देने का प्रयास किया है, और साथ ही किस तरीके से हमें उद्यम में आकर रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी दी है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रिविलेजेस हैं या लाभ हैं वो सब राज्यों के माध्यम से मिलते हैं, तो हर राज्य की, अब जैसा मैंने पहले कहा था कि अपनी जो है कुछ आवश्यकता है औद्योगिक, उसके अनुरूप वो बहुत सारे अलग अलग योजनाओं को डिजाइन करती है और जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है कि उनके राज्य के अंदर जो है वो ये बिजनेस करें। आइए वो उस पर एक दृष्टिपात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे साथी बंधु सुन रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019-2024 ये 1 नवंबर से प्रभावी हुई है 2019 से, और 31 अक्टूबर 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। इसके अंदर वैसे तो ये कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा लार्ज इंडस्ट्री, मेगा इंडस्ट्री, इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज। लेकिन हम जो आज मुख्य रूप से बात करेंगे वो एमएसएमई एंटिटीज को क्या क्या लाभ हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं उस पर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कैटेगराइजेशन है इंडस्ट्री का, वो पहला है जनरल इंडस्ट्री, दूसरा प्रायोरिटी इंडस्ट्री, तीसरा हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, और चौथा है कोर सेक्टर इंडस्ट्री। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 4 इंडस्ट्रीज हैं, वो कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं, जिसमें स्टील जो है मुख्य है, आप जानते हैं भिलाई और में सरकारी कारखाना है, और उसके अलावा थर्मल एंड देन सीमेंट और एल्यूमिनियम। इस तरीके से ये 4 कुछ जो है वो कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। उसके अलावा यदि प्रायोरिटी इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रोडक्ट आ रहे हैं या किस टाइप की इंडस्ट्री आ रही है, या हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में किस तरह की आ रही है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एनेक्चर आपको रेफर करने पड़ेंगे। एनेक्चर 3 में प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं और हाई प्रायोरिटीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो एनेक्चर 2 में जाकर आप जो है पूरा उसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और प्रबंधन की दृष्टि से सरकार को जो विकास करना है उद्योग का राज्य में, उसकी दृष्टि से जो है अलग अलग क्षेत्र का उसको जोन्स में या कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर 4 जोन या कैटेगरीज हैं, A, B, C, D, और ए का अर्थ जो है ये
डेवलप्ड एरिया है, इसके जितने भी इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स हैं वो फुली डेवलप्ड है। वहां पर अब और इंडस्ट्रीज लगाने के संभावनाएं काफी कम है, इसलिए वहां पर जो है नॉर्मल कोर्स में अब इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं। और इसका उद्देश्य ये भी है कि ऐसी जगह पर जो है इंडस्ट्रीज जाए जहां विकास नहीं हुआ है, वहां आकर्षित करने का भी उद्देश्य है। तो डेवलप्ड इंडस्ट्री, जो डेवलप्ड टाइप है की इंडस्ट्री है, वो ए कैटेगरी में लगभग 8 जिलों के अंदर 15 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो सेटल्ड है या इस्टेब्लिश्ड है। इसी तरीके से बी कैटेगरी में अगर देखें तो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, यानी या तो विकासशील हैं या अर्ध विकसित क्षेत्र हैं जहां अभी भी संभावनाएं हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। ऐसे 11 जिले हैं और उनमें 25 इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर अभी भी इंडस्ट्रीज लगाने की काफी जो है स्पेस है और संभावनाएं हैं। इसके बाद सी कैटेगरी यानी बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ, औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी कुछ पिछड़ा हुआ जगह है। इसमें 16 जिलों के अंदर 40 ब्लॉक्स जो है इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स की ऑलरेडी स्थापना हो चुकी है और वहां पर अभी सबको निमंत्रित किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए। इस तरीके से यदि देखें तो डी के अंदर ये मोस्ट बैकवर्ड है। यहाँ पर बहुत माइन्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ऐसे 15 जिलों के अंदर 66 ब्लॉक्स हैं जहां पूरी संभावना है इंडस्ट्री लगाने के लिए और सरकार की तरफ से सुविधाएं भी हैं। साथियों, ये भी अगर आपको कौन से ब्लॉक्स किस जिले के अंदर हैं और किस क्षेत्र में हैं इसका पूरा विवरण लेना है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आपको एनेक्स्चर 7 में जाने की आवश्यकता होगी। साथियों, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स जो हैं वो किन्हें प्राप्त होंगे, उसके लिए एलिजिबल कौन होगा? मोटे तौर पर देखें तो जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो अब नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 के बीच में लगेंगी और प्रोडक्शन उनका शुरू हो जाएगा, वो सब जो हैं ये इंसेंटिव लेने के लिए एलिजिबल होंगी नई इंडस्ट्रीज। और जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं या वर्तमान में जो उद्योग हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यदि वो कोई एक्सपांशन में जाते हैं तो उनको भी जो एक्सपांशन की वैल्यू है उस पर सारी इंसेंटिव सब्सिडी वैसे ही मिलेगी जैसी न्यू यूनिट्स को मिलती है। इस तरीके से यदि वो डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है ये इंसेंटिव्स प्राप्त होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की ने जो है कुछ अलग से नियम भी बनाए हैं कि वो एलिजिबल तो होंगे इंसेंटिव्स के लिए, लेकिन इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल वो ही होंगे जो छत्तीसगढ़ के अनस्किल्ड लेबर को ही 100% रिक्रूट कर रहे हैं या एम्प्लॉय कर रहे हैं। दूसरा, स्किल्ड लेबर है तो 70% जो है डोमिसाइल छत्तीसगढ़ के होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैनेजरल स्टाफ है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है तो 40% कम से कम जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रेफरेंस देना होगा, इतना एम्प्लॉय करना होगा। ये अगर शर्तें हम जो है वो मीट आउट करते हैं तो हम ये जितने भी इंसेंटिव्स जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे वो सब जो है एलिजिबल हो सकेंगे, अदरवाइज एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। एक्सपांशन का क्या मतलब है? एक तो अभी हमने चर्चा की कि नई यूनिट आ रही है तो उन्हें तो इंसेंटिव्स और सब्सिडीज या जो भी प्रिविलेजेस मिलेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूनिट है और वो एक्सपांशन में जा रही हैं तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो वर्तमान में है और वो यदि एक्सपांशन में जा रही है या टेक्निकल अपग्रेड कर रही है या मॉडर्नाइजेशन में या डाइवर्सिफिकेशन में जा रही हैं, तो वो अपॉइंटेड डे यानी 1 नवंबर से लेकर 2019 से लेकर 2031 अक्टूबर 2024 के मध्य उनका ये एक्सपांशन आना चाहिए और उनका जो है उस एक्सपांशन का जो प्रोडक्शन है वो आना चाहिए। ये जो है पहली शर्त है। और जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि इंडस्ट्री पुरानी है तो उनका जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पुराना था उससे कम 25% वैल्यू से अधिक का अभी मॉडर्नाइजेशन या एक्सपांशन करना जरूरी है। सपोज 1 करोड़ रुपए का पहला जो है हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो अभी कम से कम 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपांशन में होना चाहिए, तो ही जो है इंसेंटिव्स मिलेंगे इन पैरिटी ऑफ या एट पार ऑफ न्यू यूनिट्स या एस्पायरिंग यूनिट्स। तो ये
मशीनरी, प्लांट मशीनरी या टेक्नोलॉजी लगाने के बाद जितना हमारा पुराना जो स्टैंडर्ड था हमारा प्रोडक्शन का, या जो जितना हमारा टारगेट था या हम प्राप्त कर रहे थे, उससे 25% उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन में, ये जरूरी है। और 10% से एम्प्लॉयमेंट भी एक्स्ट्रा हम जो है प्रोवाइड करेंगे। अगर इतना करते हैं तो जो भी इंसेंटिव्स हैं और यूनिट्स को जो मिलती है वो ही सब इनको भी मिलेंगी। मित्रों, हर राज्य फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एलिजिबल फिक्स असेट्स की जो है परिभाषा अपने अपने तरीके से निर्धारित करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए क्या क्या है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जिस पर सब्सिडीज मिलती हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड, ये 100% कॉस्ट ऑफ लैंड यहाँ जो है कंसिडर की जाएगी। बहुत सारे राज्यों में 100% नहीं कंसिडर करते हैं, कुछ कम ज्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरी लैंड की कॉस्ट फुल है। लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल पार्क में ले रहे हैं, वहाँ सब कुछ सुविधाएं ऑलरेडी दी गई हैं। कहीं भी बाहर भी आप ले सकते हैं। जो लैंड बैंक है उसके माध्यम से आप आउट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क भी जगह ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, या आप स्वयं भी कहीं चूज कर सकते हैं। तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो जो जमीन का जो डेवलपमेंट करना है, जमीन को प्लेन करना है, वहां पर लाइटें लानी है या और कुछ करना है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंक्लूडिंग बाउंड्री वाल, वो खर्चे भी जो है वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किए जाएंगे। प्लांट एंड बिल्डिंग, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी प्लांट मशीनरी ला रहे हैं उसका इरेक्शन तक का खर्चा जो है वो सब फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कंसीडर होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई एक्सपेंसेस, ये भी जो है कंसीडर होंगे। इस तरीके से अलग अलग राज्यों के अलग अलग इसके मापदंड हैं। छत्तीसगढ़ के इस तरीके के मापदंड हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अभी जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग प्रायोरिटी इंडस्ट्री के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है छत्तीसगढ़ में। आइए देखिए, इसको समझते हैं। ये सिर्फ माइक्रो यूनिट्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ये ABCD, ये मैं 4 जोन की आपसे चर्चा कर चुका हूं। जो फुली डेवलप्ड एरिया, B यानी अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग, C बैकवर्ड एंड D मोस्ट बैकवर्ड। और 3 तरह की इंडस्ट्री जिसकी मैंने अभी चर्चा आपसे की थी, जनरल कैटेगरी, प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी। जो इंडस्ट्री प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी में नहीं है वो जनरल के अंदर है। और इसके अंदर आप देखिए ABCD में कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी A के लिए 20% है और D के लिए 40% है। इसी तरीके से ये प्रायोरिटी इंडस्ट्री में 30% A के लिए और D के लिए 50%, यानी 30, 35, 40 और 50% है। इसी तरीके से ये यहाँ पर हाई प्रायोरिटी में 35%, 40, 45 और 55% है। यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग प्रायोरिटी इंडस्ट्री की 20% से लेकर 55% तक है। और ये सीधा ही क्लेम करना होता है। इसका एक सिस्टम होता है जो सरकार ने, राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हर साल या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, या जो भी सिस्टम है। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है ये क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, जैसे ही आपका प्रोडक्शन कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाता है और आपका बैंक का जितना भी लोन है वो आपको डिस्पर्स हो गया है, ये 2 कंडीशन मुख्य होती हैं, उसके बाद जो है आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये इसके अलावा ये अभी हमने जो बात की थी ये सिर्फ माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए बात की थी, मतलब इसमें अभी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए अलग से प्रावधान है, उनके नियम अलग से हैं, वो समझेंगे। यहाँ जो है यूनिट को क्लेम करना है, मीटिंग दी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी या इंसेंटिव्स क्लेम करने के लिए। साथियों, अब मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये 2 इंडस्ट्रीज को जो है किस तरीके से ये सब्सिडीज मिल रही हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ये SGST के एवज में, इन ल्यू ऑफ SGST ये रियम्बर्समेंट एडजस्ट होता है। इसमें भी देखें तो परसेंटेज 35% से लेकर 100% तक है। A कैटेगरी में यदि जाए तो जनरल, प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी में इसे 35, 40 एंड 45% है। B कैटेगरी में ये 40, 45 एंड 50 है। C कैटेगरी में 45, 55 एंड 65 है। और D कैटेगरी में यानी मोस्ट बैकवर्ड एरिया में इट इज ये 50% जनरल के लिए, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के लिए 75% और हाई प्रायोरिटी के लिए 100% है। और ये
सर्टेन ईयर्स के अंदर आपको जो है ये इसका लाभ आप ले सकते हैं। इसका जो सीमा है, ड्यूरेशन पीरियड, ये 5 साल से लेकर 15 वर्ष तक है। इसके अंदर आपको ये क्लेम करना है। इसका ये जो आप क्लेम करेंगे ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी शायद क्लेम होता होगा या ईयरली बेसिस पे होगा, जो भी सिस्टम है ये क्लेम करना है। और ये आपको रिफंड जो आपने डिपॉजिट किया है, SGST नेट जो डिपॉजिट किया उसके सामने आपको ये एडजस्ट करना है। ये मतलब हर साल आपको आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जनरल कैटेगरी में जो ये 35, 40 और 45% की रेट है, ये उतना आप क्लेम कर सकेंगे हर साल। ये इस तरीके का इसका प्रावधान है। ये हर साल मतलब ये जो 35% है ये 5 साल के अंदर ये बढ़ जाएगा। अमाउंट इसका 5 साल के अंदर बढ़ जाएगा, यानी मतलब 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी और हर साल आपको एक इंस्टॉलमेंट इसको जो है क्लेम करनी है। इंटरेस्ट सब्सिडी, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए देखिए, इंटरेस्ट सब्सिडी जो टर्म लोन आपने लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। ये जनरल कैटेगरी में परसेंटेज जो है वो जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ईयरली उसका 40% तक, बी कैटेगरी में 45, सी कैटेगरी में 55। देखिए इसका आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी मैं स्लाइड्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो ये पॉलिसी के अंदर सब कुछ जो है ये मेंशन किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत क्लियरली उसको ड्राफ्ट किया हुआ है, सब समझ में आता है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसमें लिमिट है। जैसे यहाँ ये हमने एक माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एक कैटेगरी में, जनरल इंडस्ट्रीज के लिए ये 40% की जो है इंटरेस्ट सब्सिडी है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम है लिमिट वो 10 लाख रुपए है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका ज्यादा भी बन रहा है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। तो ये इस तरीके से ये किया गया है। इसके अंदर यदि आप देखें तो ये 40% जनरल कैटेगरी के लिए, माइक्रो स्मॉल के लिए, जबकि मीडियम इंडस्ट्रीज में डी कैटेगरी के लिए ये 70% तक है। और जो है ये सीमा 10 लाख से 55 लाख रुपए तक है। इतना जो है बेनिफिट आपको इंटरेस्ट सब्सिडी के अंदर मिल सकता है। ये जो है आपको क्लेम करना होगा या तो क्वार्टरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर ही। नॉर्मल कोर्स में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। मैं इसको फिर से एक बार कर दूं कि जनरल और प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य के अंदर इस तरीके कायदे हैं या इस तरीके का कैटेगराइजेशन या डेफिनेशन किया हुआ अलग अलग प्रायोरिटी वाइज, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरीके का किया हुआ है। और जोन तो सब जगह है, ABCD इस तरीके के जोन्स तो सब जगह हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या मोस्ट बैकवर्ड। और उसके अंदर अलग अलग टाइप की, जैसे माइक्रो और स्मॉल के लिए जो है अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग परसेंटेज हैं, और उसको जो है, और हर की एक जो है सीलिंग लिमिट है। ऐसा नहीं है कि सीलिंग लिमिट से बाहर जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए मिनिमम 10 लाख रुपया है और अधिकतम 55 लाख रुपया तक जो है इंटरेस्ट सब्सिडी में अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग प्रायोरिटी की इंडस्ट्री जो है वो लाभ इंटरेस्ट सब्सिडी का ले सकती है। अभी इसके अलावा और छत्तीसगढ़ राज्य किस तरह की सुविधाएं दे रहा है वो देखते हैं। फुल स्टाम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन यानी वेवर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। इसके अंदर जितना भी अलग अलग तरह की लैंड, परचेज ऑफ लैंड, लीज ऑफ लैंड, शेड एंड बिल्डिंग, यदि आप कोई ऑलरेडी किसी पुरानी यूनिट को कर रहे हैं या कोई शेड बना हुआ है उसको मतलब जो है आप ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो है अगर स्टाम्प ड्यूटी लगती है रजिस्ट्री की के समय, जो ड्यूटी लगती है वो पूरा वेवर रहेगा, माफी रहेगी उसकी। ट्रांसफर ऑफ लीज डॉक्यूमेंट्स, ये इसके अलावा जो बैंक से आप लोन ले रहे हैं या एडवांसेस ले रहे हैं उसका जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है। परचेज सेल डीड ऑफ क्लोज सिक यूनिट, यदि कोई आपने सिक यूनिट या क्लोज्ड यूनिट को परचेज कर रहे हैं उसकी लैंड बिल्डिंग के साथ, तो उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो वेव ऑफ होगी। परचेज लीज ऑफ लैंड फॉर एस्टेब्लिशिंग लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एंड ग्रैंड सिलो, इनके ऊपर भी जो है ये ड्यूटी माफी रहेगी। परचेज लीज लैंड फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्राइवेट लैंड ली है उस पर ये सब है। अगर आप छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से या इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरियाज, उनके अंदर अगर आप ये प्लॉट्स ले रहे हैं तो भी आपको ये सब माफीनामा रहेगा, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। मंडी टैक्स एग्जम्पशन, जो फूड यूनिट हैं, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वेजिटेबल या
फ्रूट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ऐसे सारी यूनिट्स को जो है वो मंडी टैक्स जो है 5 साल के लिए नहीं लगेगा। और इसकी जो अधिकतम सीमा है, वैसे तो 75% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा का लाभ नहीं होगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए तक की है। इसी तरीके से अगर आप नई यूनिट डाल रहे हैं या एक्सपांशन में जा रहे हैं, उसका भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, या नई यूनिट का जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उसका भी 1% तक का खर्चा सरकार आपको देगी, जो अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी 100% एग्जेम्पशन है। इसमें ए कैटेगरी में ये प्रायोरिटी वाइज देखिए, जनरल कैटेगरी, प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, इसमें 4 साल, 5 साल और 6 साल है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि डी कैटेगरी में ये अधिकतम जो है 10 वर्ष तक के लिए, यानी 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक का अलग अलग कैटेगरीज या प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जेम्पशन दिया गया है, वो भी फुल एग्जेम्पशन है। एडिशनल इंसेंटिव्स, ये भी 10% एडिशनल इंसेंटिव्स, जो अभी हमने इंसेंटिव्स देखे अलग अलग रेट 20% से लेकर 100% तक की, उसके अंदर 10% एडिशनल मिल सकता है। किनको मिलेगा? इंडस्ट्री सेटअप बाय SC ST वुमेन, एक्स सर्विस मैन, डिसेबल्ड एंड नक्सल अफेक्टेड एटसेट्रा। ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, पहली शर्त। दूसरा, वो SC ST को बिलोंग करते हैं या महिला एंटरप्रेन्योर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड हैं या नक्सल प्रभावी हैं। ऐसे परिवार के लोगों को भी 10%, अगर वो एंटरप्राइजेस बनते हैं MSME के अंदर, तो 10% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। और इतना ही नहीं है, 1 साल की अवधि भी टू क्लेम दी इंसेंटिव्स, वो 1 साल की अवधि भी बढ़ाकर दी जाएगी। और सिर्फ परसेंटेज में नहीं बढ़ेगा, मतलब जो है इंसेंटिव की परसेंटेज में बढ़ा दिया ऐसा नहीं, जो सीलिंग लिमिट है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट टू सो एंड सो लैक्स ऑफ रुपीज, उसके अंदर जो है 10% की रकम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कितनी बनती है, इक्वल टू दैट अमाउंट, वो लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम, जैसा मैं अभी पहले कह रहा था कि हर राज्य ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। जो मैंने अध्ययन किया उसमें मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ कुछ पीछे है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्ट के बारे में इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक युवा साथी जो सपोज नौकरी छोड़कर बिजनेस में आना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, और वो यदि धक्के खाए कुछ 6 महीने साल भर तक, तो वो इतना हतोत्साहित हो जाता है कि वो फिर हिम्मत नहीं कर पाता है। और ये सिंगल विंडो सिस्टम जो है, एक जिसे कहता है ना कि छतरी प्रोवाइड करता है, अम्ब्रेला देता है, या एक शील्ड प्रोवाइड करता है कि विद इन टाइम बाउंड पीरियड everything will be done by the government itself। ये उनके लिए जरूरी है, उसके अंदर कहीं नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना बहुत दूसरे राज्यों में, जिस तरीके से महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहां पर सारा ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है। एक बार आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी तो विद इन 30 डेज उनको जो है वो एवरीथिंग क्लियर करके आपके हाथ में दे देनी है। और नहीं दी है तो वो ट्रीट कर लिया जाएगा कि आपको मिल गया है, आपको लाइसेंस मिल गया, आपको एग्जाम्पशन हो गया, क्लियरेंस हो गया। और अभी तो कुछ राज्यों ने तो ऐसा कि सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट आप ले लीजिए। गुजरात और महाराष्ट्र में तो ये नियम है कि आपको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट अगर आपने ले लिया है तो भी आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, वो आप एलिजिबल है। बाकी सब जो है 2 साल के पीरियड में आपको जितना भी क्लियरेंस लेना है, क्लेम, जो इस तरीके की परमिशन हैं, वो आप 2 साल के अंदर जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके के भी नियम आ गए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि कोई भी युवा साथी वो सिर्फ धक्के खाकर जो है ये सोचना बंद कर दे कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है। अब वो समय नहीं रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में ये सिस्टम को कहीं और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। साथियों, डाइवर्सन इन लैंड यूज, जितनी भी NA-NOC या इस तरीके की जो डाइवर्जन होते हैं, उसके अंदर जो फीस लगती है उसमें 50% तक, यदि 5 एकड़ जमीन है तो वो 50% की जो है वेवर होगा, एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सर्विस चार्जेस भी जो लगते हैं 5% डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देने होते हैं, और 10% CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, यदि कॉरपोरेशन ने लैंड अलॉट की है तो उस केस के अंदर ये कुछ इसमें माफीनामा है और एग्जेम्पशन मिलता है इसके अंदर। और ये जो चार्जेस पे कर रहे हैं
वो लैंड वैल्यू के अंदर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कंसिडरेशन में या कैलकुलेशन में लिए जाएंगे। इस तरीके के प्रावधान है। अभी लैंड प्रीमियम, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, ये समझने जैसी है, लेकिन ये सर्टेन कैटेगरी के लिए है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसा इस प्रावधान के अंदर लिखा गया है। थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है, इस पर कहीं और ज्यादा क्लेरिफिकेशंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी सब लाभ जो है वो स्पेशल कैटेगरीज को दिए गए हैं। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के साथ वुमन एंटरप्राइजेज या डिसेबल्ड या एक्स सर्विसमैन या नक्सल प्रभावी लोगों को भी उसमें जोड़ा गया है, लेकिन इस लाभ के अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है। एग्जेम्पशन कंसेशन इन लैंड प्रीमियम ऑन लैंड अलॉटमेंट इन इंडस्ट्रियल एरिया फॉर एंटरप्रीनर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ओनली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस। इसके अंदर आपको जमीन फ्री में दी जाएगी। देखिए यहाँ लिखा है, इन द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 100% exemption of land premium shall be given on land allotment for establishing industries and service enterprises। 100% एग्जम्पशन ऑफ लैंड प्रीमियम का मतलब यह है कि कोई आपको जो है कुछ चार्ज नहीं देना है, सिर्फ आपको ₹1 पर एकड़ पर एनम सिर्फ लीज रेंट पे करना। देखिए कितनी बड़ी सुविधा जो है ये इस तरह की दी गई है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है, इसके अंदर स्पेशल कैटेगरी के जो बाकी लोग छूट गए हैं इंक्लूडिंग वुमन एंटरप्राइजेस, वो जो है इसमें जुड़ना चाहिए। इसके लिए सरकार से बातचीत करने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे नियम हैं इसमें। इसी योजना के तहत CIDC यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो ब्लॉक्स में जितने भी प्लॉट हैं उसके अंदर 25% A और B कैटेगरी जोन के लिए और 50% C और D कैटेगरी जोन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इस तरह की ये योजना है। इसका लाभ अभी तो SC ST के लिए, लेकिन हम अन्य जनरल जो स्पेशल कैटेगरी में जो वुमेन भी आती हैं एंटरप्राइजेस, वो किस तरीके से इसमें जुड़ सके, वो सरकार से मैटर टेकअप करने की आवश्यकता लगती है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, जैसा मैंने कहा था कि जो केंद्र के मॉडल बताए थे कि उसके अंदर इसमें रिबेट मिलता है या रिएम्बर्समेंट मिलता है, तो ये हर राज्य सरकार अपने तरीके से नक्की करती है। न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑफ जनरल कैटेगरी इंडस्ट्रीज शेल बी रिएम्बर्स 50% ऑफ द अमाउंट स्पेंट, मैक्सिमम अप टू ₹5 लाख फॉर ऑब्टेनिंग different ISO certificates, Z certification, Bureau of Energy Efficiency certification, LEBP certification in the field of new and renewable energy, Euro standard certification और other similar national international certifications। इसके अंदर पेटेंट्स भी आ गए, ट्रेडमार्क्स भी आ गया, इंटरनेशनल पेटेंट्स भी आ गए। लेकिन ये जो यहाँ सीमा है 5 लाख की, इसमें दो मुझे आपत्तियां नजर आती है। एक तो ये 5 लाख की सीमा बहुत कम है। अगर कुछ दूसरे राज्यों को देखें तो 10 लाख से कम तो किसी का नहीं है, लेकिन 25-25 लाख तक भी देने का प्रावधान है, पहली बात। दूसरा ये कि इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, जबकि ये प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ऐसा समझ में आता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस पर कहीं क्लेरिफिकेशन लेने की आवश्यकता है। टेक्निकल पेटेंट सब्सिडी, ये पेटेंट्स नेशनल पेटेंट्स हों या इंटरनेशनल पेटेंट्स हों, एक से अधिक पेटेंट भी एक एंटिटी कर सकती है, वो सबके लिए भी इसमें 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय जनरल कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स 50% तक जो है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 10 लाख, इतना जो है पेटेंट्स के अंदर, चाहे वो नेशनल पेटेंट्स हों या इंटरनेशनल पेटेंट्स हों, वो जो है ये इसका लाभ लिया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी परचेज सब्सिडी, ये नई और पुरानी दोनों वर्तमान यूनिट्स के लिए ये है। अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो 50% तक रिएम्बर्समेंट है और उसकी सीलिंग 10 लाख रुपए तक की है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मार्जिन मनी सब्सिडी। ये
इसको समझना होगा। स्पेशल कैटेगरी, अब देखिए इसमें यहाँ जो शब्द यूज किया गया है वो स्पेशल कैटेगरी किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसके अंदर वुमन एंटरप्राइजेज और नक्सल प्रभावी और या एक्स सर्विसमैन, सोल्जर्स, रिटायर्ड सोल्जर्स आदि सभी इसमें सम्मिलित हैं। उनको यदि वो इंडस्ट्री डाल रहे हैं और चाहे वो माइक्रो, मीडियम या स्मॉल हो, तो 25% तक मार्जिन मनी सब्सिडी है। यानी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का जो है वो 25% तक इन्हें जो अनुदान के रूप में प्राप्त होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक हो सकती है। साथियों, ये इंटरेस्टिंग है, इसे समझने जैसा है। और इसकी क्लैरिटी मैं चाहूंगा कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु, मुझे पंकज जी ने बताया था कि लगभग बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़ रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये जो है इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, या जो ये जो लिखा है इस तरीके से इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जो मैं समझ रहा हूं वही है या और कुछ है, उस पर जो है क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी। और इसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु इसमें हमें हमारी मदद करेंगे, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। साथियों, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनके लिए है। यदि वो सी पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक अपना जो माल भेजते हैं, उसमें जितना भी फ्रेट लग रहा है वो रियम्बर्स होता है। वो 5 साल तक जो है 20 लाख रुपए की सीमा है, उतना जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट एक्सपोर्ट पर ही होगा। यदि माल वापस आया और दोबारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ये लागू नहीं होगा। और ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए ही जो है ये प्रभावी है योजना। डिफरेंट एबल पर्संस एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, यदि आपकी यूनिट में आप जो हैं डिफरेंटली एबल्ड, जिसे कहते हैं दिव्यांग या अपंग व्यक्तियों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो उनकी जो नेट सैलरी इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति की, उसका 40% सरकार 5 साल तक मैक्सिमम 5 लाख रुपए के तक जो है आपको सब्सिडी के रूप में देगी। इसी तरीके से एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सब्सिडी, पॉल्यूशन कंट्रोल या एफ्लुएंट जितनी यूनिट्स में निकलता है वो एफ्लुएंट को रिसाइकल करना या उसे ट्रीट करना, उससे रिलेटेड जितने भी प्लांट लगाए जाते हैं उसकी कॉस्ट का 50% तक रियम्बर्स करने का जो है सब्सिडी देने का प्रावधान है। लेकिन ये 25 लाख रुपए से सीलिंग इसकी 25 लाख रुपए होगी। इसी तरीके से एनआरआईज या एफडीआईज या एक्सपोर्ट यूनिट्स, अगर कोई यूनिट्स इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगा रही है तो उनको 100% इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे कहते हैं 4.0 इंडस्ट्री, अगर ऐसा मैं कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा, तो 5% एडिशनल सब्सिडी उन्हें मिलने वाली है। और सिर्फ उसका जो अमाउंट होगा इक्वल टू 5%, वो उसके अंदर जो है कंसीडर होगा, सीलिंग के अंदर बढ़ा दी जाएगी और 1 साल की सीमा भी अवधि बढ़ाई जाएगी। न्यू एंड एग्जिस्टिंग logistic hub, warehouses, cold storage set up on industrial commercial land will get subsidies, exemption, concessions, incentives as per their eligibility. इनको भी वही जो एमएसएमई यूनिट्स को मिल रही हैं वही सुविधाएं इनको भी प्राप्त होगी, बशर्ते कि ये एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है। मार्केटिंग सपोर्ट अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, अभी हमने बात की थी कि 25% प्रोक्योरमेंट जो है वो सरकार करती है एमएसएमई यूनिट से, और स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट से। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, ई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर सारी जो है डिटेल्स अवेलेबल रहती है। अभी बहुत इजी, धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रभाव बढ़ रहा है या प्रादुर्भाव हो रहा है, उससे सुविधाएं हमको बहुत बढ़ रही हैं और इसका लाभ भी जो है वो हमारी यूनिट्स या एंटिटीज ले सकती हैं और लेना चाहिए। ये कुछ छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं की हमने चर्चा की। निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट की गई छत्तीसगढ़ की, क्योंकि मैं हर राज्य की पॉलिसीज का मैंने अध्ययन किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की पॉलिसी बहुत अपने आप में, उसका ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया है और बहुत क्लैरिटी के साथ हर चीज प्रस्तुत की गई है। लेकिन जैसा मैंने 1-2 स्लाइड्स के अंदर आपको बताया कि वहाँ सरकार से बात करने की जरूरत है। तो ये अगर हम मैटर टेकअप करते हैं और ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि ऐसे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस यदि इस बात को टेकअप करते हैं तो निश्चित तौर पर और भी हमारे भाई बहनों का जो छत्तीसगढ़ से हैं उनको लाभ हो सकता है। मित्रों, अब सिडबी की बात करें। सिडबी जो है एक ऐसी बैंक है जो विशेष रूप से एमएसएमई यूनिट्स के लिए काम करती है। इसकी अलग अलग योजनाएं होती हैं।
इसकी वेबसाइट पर जाकर अलग अलग योजनाओं का अध्ययन किया जा सकता है और उनसे लाभ लिया जा सकता है। कुछ योजनाएं हैं, मैं 2-5 मिनट में उनके बारे में शॉर्ट में चर्चा करना चाहूँगा आपसे। सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन, ये एक ऐसी योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक की अगर कोई माइक्रो या स्मॉल यूनिट लगानी है तो 10 लाख रुपए तक का प्लांट मशीनरी के लिए टर्म लोन मिल सकता है। 25 लाख रुपए तक का जो है कैश क्रेडिट फैसिलिटी या वर्किंग कैपिटल के एवज में मिल सकता है। ये इस तरह की योजना है। इक्विपमेंट फाइनेंस, ये यदि कुछ इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी है एग्जिस्टिंग यूनिट्स को तो उन्हें रीपेमेंट 6 साल में करना है और कुछ कम ब्याज दर भी लगता है। इसी तरीके से सिडबी बैंक के कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट पर हैं, उनके एम्पेनल्ड लिस्ट पर हैं। यदि उनसे आप कोई मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो एक्सपांशन में या डाइवर्सिफिकेशन आदि में जाने के लिए तो 1 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिलता है, जिसका रीपेमेंट 5 साल के अंदर आपको करना है। वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट लिमिट है। और सिडबी ट्रेडर्स फाइनेंस स्कीम, जैसा मैंने अभी कहा था जब अपन उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि कुछ ट्रेडर्स भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एमएसएमई के अंदर, तो उन्हें ऐसे ट्रेडर्स चाहे वो होलसेलर्स हों या रिटेलर्स हों, उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है देने का प्रावधान है, 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का। इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्कीम्स जो अभी कोरोना काल में आई, स्पीड करके एग्जिस्टिंग यूनिट को 2 से 3 करोड़ रुपए तक का लोन, ये भी मशीनरी परचेज या एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए देने का प्रावधान है। इसकी सिडबी की जो है sidbi.nic.in पर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। सिडबी ने अभी कोरोना या कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग स्कीम्स जो हैं वो ऑफर की हुई हैं, जिनमें एक सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, इसके अंदर 50 लाख रुपए तक का एग्जिस्टिंग यूनिट्स को लोन देने का प्रावधान है, सिर्फ 5% ब्याज दर के ऊपर, जिसका रीपेमेंट 5 साल के अंदर करना है। इसी तरीके से ये दूसरी स्कीम है, ये सेफ प्लस है। इसके अंदर ऐसी एंटिटीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे और कोविड के चलते वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके और अब एग्जीक्यूट कर ले, उसके लिए उन्हें जो है 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान इसमें रखा गया। ये भी 5 साल के अंदर पैसा वापस करना है और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% ही रखी गई है। इस तरीके से सिडबी की और भी बहुत सारी योजनाएं जिसका अध्ययन करना आवश्यक है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हम सिडबी के भले अकाउंट होल्डर नहीं है, हम उसके क्लाइंट नहीं है, इवन देन आप अपनी बैंक के माध्यम से भी सिडबी की कुछ योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस तरीके के भी प्रावधान है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। सिडबी में जाकर इसके संबंध में हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें की हैं, बहुत कुछ समझना है, कहां से समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसके लिए जो है डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, या फिर राज्य का एमएसएमई डिपार्टमेंट, ये दो बहुत अच्छी नोडल एजेंसी कही जा सकती हैं। और हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, हर जिले मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर उसके ऑफिसेज होते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेंटर के नाम से डीआईसी है, जहां जाकर इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो नए एंटरप्राइजेस, एस्पायरिंग एंटरप्राइजेस हों या फिर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हों, वो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, वो जो है समझना बहुत हितकारी होगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेंटर को आप अप्रोच करें, ऐसी हमारी आपसे सलाह है। मित्रों, कोविड-19 में जैसा 13 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज, कोविड-19 रिलीफ पैकेज प्रस्तुत किया था, उसके अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी वो थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन था और इसके अंदर उस समय सीमा 100 करोड़ रुपए तक की थी और जितना भी आपका क्रेडिट था एज ऑन 29 फरवरी 2020, क्रेडिट का मतलब ये है, या आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का अर्थ ये है कि जितना भी टर्म लोन आप मतलब चुकाना बाकी था, या कैश क्रेडिट लिमिट्स, या इस तरह की कोई भी लिमिट जो यूटिलाइज थी, वो अमाउंट का 20% आपको जो है कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा टू रन योर इंडस्ट्री। जितना भी मतलब स्ट्रेस आपको कोविड के चलते हुआ, उससे आपको बाहर निकालने के लिए। ये पहले अक्टूबर तक थी, इसे बढ़ाकर देखिए यहाँ ओरिजिनल स्कीम 31 अक्टूबर तक थी, अब ये 31 मार्च तक कर दी गई है। अभी भी जिन यूनिट्स ने इसके अंदर अगर लोन नहीं लिया और लेना चाहते हैं तो आज भी उनके लिए जो है ये
प्रावधान खड़ा हुआ है। और अब पहले ये 100 करोड़ था, उसके बाद टर्नओवर की लिमिट उसके बाद बढ़ाकर 250 करोड़ की, और अब 500 करोड़ तक की भी यूनिट्स को अगर उनको अगर ये लोन चाहिए तो मिल सकता है 31 मार्च तक। इस तरह की ये योजना है। इसके अंदर भी मोरेटोरियम पीरियड 1 साल का है, 4 साल 1 साल के बाद 4 साल के अंदर पेमेंट करना होगा। और इसके अंदर गारंटी, आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, सरकार जो है ये आपकी बिहाफ पर सिक्योरिटी दे रही है। दूसरी स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट्स डेब्ट स्ट्रेस्ड, यानी ऐसे एक्सपोर्ट यूनिट्स जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है तो वो, और उसके सामने उन्होंने जो पैसा उठाया है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट स्ट्रेस्ड, ऐसी कंपनीज जिनको ये इस योजना के तहत लोन चाहिए तो प्रमोटर स्टेक का 15% मैक्सिमम अप टू दी सीलिंग ऑफ 75 लैक्स लोन मिल सकता है। इसमें भी 90% गारंटी सरकार, केंद्र सरकार की होगी। और लेकिन इसमें एक शर्त यही है कि जो लोन आपको मिलेगा वो स्टेक प्रोमोटर्स में इन्फ्यूज होना जरूरी है, इसको और कहीं आप यूज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का सरकार ने फंड निश्चित किया था जब 13 मई को फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेरेशन की थी। और ये जो है इससे 2 लाख के आसपास एंटिटीज या कंपनीज इससे लाभान्वित होने वाली थी। साथियों, ये इसी तरीके से फंड्स ऑफ फंड्स जो है ये 50,000 करोड़ का बनाने का था। इसमें ऐसी एस्पायरिंग यूनिट्स जो स्टॉक एक्सचेंज में या एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा सकती है, लिस्टिंग करा सकती है, और कैपिटल जो है वो बोरो कर सकती है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और इसके अंदर भी 15% तक जो है स्टेक वो सरकार खुद बाय करेगी, इस तरीके के प्रावधान है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ये अब 31 मार्च 2021 तक इसे बढ़ा दिया गया था। इसमें एक्सपोर्ट मेड टिल 31 मार्च 2021 तक, और उसके आगे प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट्स अगर आपने अवेल की हैं तो उस पर सिर्फ 5% ब्याज लगेगा। ये भी कोविड रिलीफ के अंदर ही डिक्लेयर की गई एक योजना थी। साथियों, जनरल जितना भी अभी हमने ये कोलेटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की थी, इसमें एक क्लेरिफिकेशन और देना चाहता हूं, क्योंकि ये एमएसएमई रिलीफ पैकेज में इंक्लूड की हुई योजना थी, इसलिए हम ऐसा समझ रहे थे कि सिर्फ एमएसएमई यूनिट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यापारी, इवन व्यापारी भी, एक शॉपकीपर भी, यदि उसने 29 फरवरी को किसी तरीके का उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैंक के साथ था तो वो भी इस योजना में लाभ ले सकता है। और इसके चलते एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो लोन डेफरमेंट हुआ, आपने आपका जो करंट आपके जो लोन थे या और कुछ जो अवेलमेंट था बैंक से, उस पर आपका जो है पहले 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए हुआ, ये सितंबर तक हो गया था कि आपको ईएमआईज नहीं भरनी है, उसके बाद भरनी है। तो अक्टूबर से ईएमआईज भरना शुरू हुआ, लेकिन एक डिस्प्यूट ये हुआ था कि इंटरेस्ट जो लग रहा है वो इंटरेस्ट कैसे पे करना है, वो किस तरीके से मर्ज होगा। और दूसरा, इस पर जो बैंक्स ये चाहती थी कि इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और अल्टीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं भरना है इस डेफरमेंट स्कीम के तहत, ये निश्चित हुआ है। साथियों, इसके अलावा भी एक जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अब 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर्स वो विदेशी कंपनियों को फ्लोट नहीं किए जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी राहत है, और खास करके एमएसएमई यूनिट्स के लिए वो इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके से डेवलपमेंट देश में अभी हो रहा है, उसके अंदर इस तरह से ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, ऐसे उनके प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसका उन्हें लाभ लेना चाहिए। ई मार्केटिंग लिंकेज राज्यों की तो अलग अलग है ही, लेकिन अब केंद्र सरकार भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट कर रही है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा, जिसके प्रयास चल रहे हैं या थोड़े समय में वो हो जाएगा। तो ऐसी एमएसएमई यूनिट्स जिनके कंज्यूमेबल या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और मतलब उसका मार्केटिंग या और कुछ करना है, या ऐसा प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन बिजनेस कर सके, वैसी सुविधाएं भी सरकारों के द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस तरीके के प्रपोजल्स हैं। साथियों, ये कुछ योजनाएं थी जिसके बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि ये वेबिनार आपको पसंद आया होगा, इससे कहीं आप लाभान्वित होंगे।
और जितने भी महानुभाव अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक हमारा फीडबैक फॉर्म है। हम प्रयास करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों, आपको वो मार्गदर्शन देने का प्रयास करें जिसकी आपको आवश्यकता है, या वो जानकारियां जो आपके पास नहीं है वो आप तक हम पहुंचाएं। ये हमारा प्रयास रहता है। ये एमएसएमई पर जो वेबिनार्स हैं भारतीय जन संगठन राज्यवार करता है, और राज्य की जितनी भी प्रिविलेजेस हैं या राज्य की योजनाएं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारा ये प्रयास कैसा रहा, आपको कैसा लगा, इसके लिए एक फीडबैक फॉर्म हमने रखा है। ये इसका लिंक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस लिंक पर जाकर आप जो भी आपकी राय बनती है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें क्या चीज ऐड करनी चाहिए, ये जितना कंटेंट हमने प्रस्तुत किया ये क्या बहुत ज्यादा तो नहीं था, इसे क्या कम करने की आवश्यकता है, नया क्या जोड़ें। जैसे अभी क्योंकि यही कंटेंट मुझे लगता है कि बहुत लंबा है, अभी इसमें स्टार्टअप जोड़ना बाकी है, तो स्टार्टअप के लिए क्या करें, इसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाएं, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो काफी कुछ सजेशंस आपके आएंगे, उसके हिसाब से हम आने वाले समय में आपको बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे, अच्छी तरीके से आपके साथ खड़े हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ए बिग थैंक यू फॉर योर एस्टीम पार्टिसिपेशन। आशा है आप इस कार्यक्रम से या इस वेबिनार से डेफिनेटली लाभान्वित हुए होंगे, नई जानकारी आपको मिली होंगी। अब साथियों समय है प्रश्नोत्तरी का। अभी पंकज जी और गगन जी आपको मैं हैंड ओवर करता हूं, और आप प्रश्न, और अगर हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु जो पंकज जी ने जिनसे बात की है और जो जुड़ रहे हैं एज ए पैनल एक्सपर्ट, उनका परिचय कराएं, और उसके बाद जो है हम जितने भी प्रश्न आपके पास आए हैं उनका उत्तर 15 मिनट तक जो है वो देने का हम प्रयास करेंगे। 15-20 मिनट के अंदर जितना हो सकेगा उतना देंगे। बाकी हमने जो आपको लिंक दिया है फीडबैक का, उसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो आप डाल दीजिए, उसका उत्तर आपको 1-2 दिन के अंदर निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास बीजेएस में एमएसएमई पर एक्सपर्ट के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सेवाएं आपको जो है तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर आपकी कोई भी क्वेरी का जवाब देने में सक्षम है और दिया जाता है। धन्यवाद।